पर बातचीत करेंगे, हम कार्बन के ऊपर बातचीत करेंगे, मिट्टी और जो उसमें कार्बन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और उसका जो विभिन्न विधियां हैं उसको करने के लिए कौशल बिष्ट जी जो वराहा संस्था से हैं, अभी उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी मंगलोर में जब मैं गया था। और क्योंकि हम कई दिनों से बातचीत तो कर रहे थे लेकिन बीच में कुछ बात छूट गई थी, लेकिन जब मुलाकात हुई तो फिर तुरंत इस बात पर हमने तय किया कि हम अपने किसानों को इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्बन क्रेडिट्स जो किसानों के साथ मिल करके अपनी भूमि को जब वो किसान सुधार रहे हैं तो कैसे उनको एक लाभ और अतिरिक्त रूप में मिल सकता है, इसके ऊपर जो उन्होंने अभी तक के कार्य किए हैं और कई हजारों किसान लाखों किसानों के साथ उन्होंने अपना कार्य को शुरुआत कर ली है। और उस क्या विधि है, कार्बन क्या है, कार्बन की क्या महत्व है, कार्बन क्रेडिट से हम क्या समझते हैं। और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह भी बताई कि बायोचार के उनको बड़े अच्छे फायदे मिले हैं। हमने भी इस सदन में बायोचार के ऊपर कई बार बातचीत की है। तो उन सब विषयों को समझने के लिए और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं अब समय हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा, मैं कौशल मिश्री को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर जो ये भविष्य का विषय है इसके ऊपर हम बातचीत करें। भविष्य का नहीं, हमारे वर्तमान के लिए भी है और हमारे भविष्य के लिए भी है। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ और ये आकर के अपनी बात कहें और उसके बाद हम चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे। कौशल बिष्ट जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। एंड आप सभी को सादर प्रणाम। आप स्वामी जी द्वारा जागृत की गई इस योग क्रांति को आगे लेके जा रहे हैं और आज बहुत दिनों बाद मैं सुबह 5 बजे पहली बार उठा और इसके लिए बैठा और मैंने भी साथ में आपके योगा किया पूरे साइकिल में। और जो खुशी की अनुभूति है वो अलग है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं काफी समय से इस चीज को मिस कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे दोबारा इसको प्रज्वलित करने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे दोबारा समय से उठा जाए। और हम लोगों की जनरेशन में और हम लोग ज़्यादातर इस तरीके से इसको सही से नहीं कर पा रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा अलग, मुझे एनर्जी फील हो रही है अंदर से आप लोग के साथ में काम करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मौके पे मैं आप लोगों को एक जो क्रांति हो रही है खेती में, जो आई थिंक जैविक खेती और इसके लिए पतंजलि भी काफी समय से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर से कैसे दूर रहा जाए, पेस्टिसाइड से कैसे दूर रहा जाए, उनसे होने वाले रोगों के बारे में भी स्वामी जी बार बार बात करते रहते हैं। उसी के बारे में ही हम लोग आपको एक थोड़ा नई क्रांति के तरीके से किसान को कैसे हम लाभान्वित कर सकते हैं कि किसान उसकी तरफ आगे बढ़े, उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो कार्बन क्रेडिट्स के इस मैकेनिज्म से हम किस तरह से बेनिफिट किसान को दे सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। पर उससे पहले मैं मेरे कुछ पार्टनर्स भी साथ में जुड़े हैं जिनके साथ में हम ये काम कर रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं साथ में। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो आपको अपना अपना इंट्रोडक्शन दें। तो सबसे पहले मैं मेरी टीम में ही से ही इस कॉल में साथ में जुड़े हुए हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नरेंद्र जी आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक संक्षेप में आप बता दीजिए, बाकी मैं प्रेजेंटेशन तो करूंगा ही साथ में। नरेंद्र जी प्लीज। या कौशल जी, थैंक्स फॉर इंट्रोडक्शन। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है और मैं वराहा में एज ए स्टेट हेड हरियाणा लीड करता हूं कार्बन मार्केट में। और बेसिकली कार्बन मार्केट की अगर बात करें तो फार्मर को कैसे ऑनबोर्ड करना है और कैसे उनकी क्वालिटी, सोइल, मिट्टी की गुणवत्ता कैसे बढ़ानी है और इस प्रोग्राम में वो कैसे भागीदार हो सकते हैं, कैसे लाभ उठा सकते हैं, ये सारा जो काम है वो मेरा है और मेरी टीम का है, ये मैं देखता हूँ। और इसमें हमारे जो कुछ एक पार्टनर्स रहते हैं जो काफी समय से इस चीज में काम कर रहे हैं, इस मुहिम में काम कर रहे हैं, या तो मिट्टी पे काम कर रहे हैं या जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक एनजीओ है AFOS। तो उनके जो हेड है, रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह राणा, वो हमारे साथ हैं। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ भूपेंद्र जी को। भूपेंद्र जी प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए आप। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
मैं भूपेंद्र राणा, करनाल, हरियाणा से। हम काफ़ी लंबे समय से, लगभग पिछली साल 2022 जून से वराह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारे जो फार्मर हैं वो भी वराह के साथ काम कर रहे हैं। जो हमारा वराह के साथ जुड़कर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा, और हमने वराह के साथ मिलकर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में बायोचार पर और प्राकृतिक खेती और शून्य लागत खेती पर भी काम किया है, और हमारे किसान भी उससे लाभ उठा रहे हैं। और किसानों ने ये खुद ही अपने आप प्रयोग करके पाया है कि हम किस प्रकार मिट्टी की गुणवत्ता को प्राकृतिक खेती और शून्य लागत खेती से बदल सकते हैं। तो किसान और भी अन्य किसान हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ जुट रहे हैं। काफी जिलों में हमारा कार्य फैल चुका है, और वरा हमें समय समय पर इसके लिए जो भी हमें सुविधाएं चाहिए वो भी प्रदान कर रही है। और हमारे किसानों के साथ बैठकें होती हैं, मीटिंग चलती रहती है, जिसमें किसान जो आज नई टेक्नोलॉजी का और जो हमारे बायो फर्टिलाइजर हैं उनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं कौशल सर से कहूंगा कि आप थोड़ा आगे जारी करें। धन्यवाद। और आप सभी भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, पतंजलि की इस प्राकृतिक खेती की मुहिम की, और वरहा के कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट को बारे में बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद भूपेंद्र जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर संजू शर्मा से, जो सजीवन ग्रुप गुजरात से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हम इनके साथ में भी प्राकृतिक खेती, अमृत जल और जीवामृत जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ में काम करती हैं, और साथ में अभी हमारे साथ में रिसेंटली बायोचार के एक मासिव प्रोडक्शन के प्रोग्राम में भी साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि वो भी अपने बारे में कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन करें। नमस्कार सभी को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर वराह, सजीवन और हम जैसी जितनी भी संस्थाएं जो कि मिट्टी के लिए काम कर रही है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है ताकि कि हम जो अपना काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता सके। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सजीवन फाउंडेशन है वो पिछले 20 साल से नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस पे तो काम कर ही रहा था। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी, प्राकृतिक डांग। पूरे डिस्ट्रिक्ट को हमको प्राकृतिक बना देना था। तो उस पूरे काम को करने के लिए सजीवन फाउंडेशन ने पिछले 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा है। अमृत जल और अमृत मिट्टी, जीवामृत, घनामृत, ये सब यूज करते हुए हमने वहाँ के सारे जो फार्मर्स हैं उनको इस मुहिम में जोड़ा। उसको जोड़ने के साथ उनको उसकी तालीम पूरी दी ताकि कि वो इसके वैल्यू को समझ सके कि आज क्या हो रहा है। तो उसी का ये रीजन है कि आज पूरे गुजरात में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ के गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी। उन्होंने पूरे गुजरात के अंदर इसको एक मुहिम की तरह से काम में लिया है, और सबको इसमें एंगेज करने के लिए वो लगातार हम लोग इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं फार्मर्स को। और उसका रीजन ये है कि आज जो डांग डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा का पूरा डांग डिस्ट्रिक्ट आज प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट हो गया है। और उसके अलावा हम लोग जैसे कौशल जी ने बताया कि वरा के साथ मिलके हम बायोचार का काम कर रहे हैं। तो उसमें भी मैं आपको बता के मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि एक बहुत ही छोटे टाइम में हम लोगों ने इतना सारा बायोचार बनाया, जो हम मतलब यहाँ पे सोचते थे कि बबूल, जो विलायती बबूल बोलते हैं कुछ लोग, गुजरात में उसको गांडा बावल बोलते हैं, उसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे था कि कोई भी जो लैंड है, किसान उससे परेशान, सारी पब्लिक परेशान, जानवर उसमें जाके खाना नहीं खा सकता है। तो उस चीज़ का एक इतना अच्छा सॉल्यूशन वरा लेके आया कि आप क्यों नहीं प्रोसोफिस, जिसको गांडा बावल बोलते हैं यहाँ पे, उससे क्यों नहीं हम बायोचार बनाए। और सच में रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि आज हम काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर वरा के साथ मिलके बायोचार बना रहे हैं। फिर उस बायोचार को हम गोबर की खाद या फिर अमृत जल, अमृत मिट्टी उसमें मिक्स करके, और उसके बाद हम वो जो खाद है वो हम किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनको, उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, ताकि जो हमारा मिट्टी का कार्बन है वो इंक्रीज हो सके। अगर कार्बन मिट्टी का इंक्रीज होगा, या ये हम कहें कि धरती माँ अगर स्वस्थ है तो डेफिनेटली उससे निकलने वाला जितना भी अन्न है वो स्वस्थ होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा पूरा सजीवन फाउंडेशन डे 1 से इसी काम में लगा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों को एक अपनी बात रखने, अपनी जो हम कर रहे हैं उसको बताने का एक मौका मिला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजू मैम। तो टीम, मैं आप सबको अब अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आप मुझे कृपया अवगत कराएं कि आप ये देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन?
जी हाँ विजिबल है। दिख रहे जी सर। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको मतलब अभी बायोचार, प्राकृतिक खेती, केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे कम किया जाए, पेस्टिसाइड को कैसे कम किया जाए, या कुछ और बातें भी, जैसे कि पानी किस तरीके से बचाया जाए खेती में, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उपज कैसे पैदा की जाए, ये सब चीजों पे हमारी सरकार भी मंथन कर रही है बहुत समय से। और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब सिविल सोसाइटी से आती हैं, और वो भी साथ में मिलकर काम कर रही है। पतंजलि भी इसमें से एक अग्रणीय संस्था है जो ये काम कर रही है। लेकिन एक चीज इसमें हमेशा से निकल के आता था कि ये जो भी खर्चा करना है इस सब चीज को करने के लिए, खर्चा जो होने वाला है उसको कौन बियर करेगा, मतलब वो किसके हिस्से में आएगी वो कॉस्ट। और कुछ भी कह लीजिए, हम लोग कितने भी लोग काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का इतना बड़ा स्केल है, इतने सारे किसान हैं, कि वो जो खर्चा है उसको पूरा करने की क्षमता मतलब ना सरकार के पास में है, ना किसी के पास में भी नहीं है। तो लार्जली आखिरकार वो सब खर्चा करने की जो आकांक्षा होती है हमारे जो भी लोग काम करते हैं, वो आखिरी में किसान के सर पे ही जाके बैठ जाता था कि ये जो आपको अगर काम करना है तो उसको खर्च किसान ने करना है प्राकृतिक खेती के लिए, और बाद में होने वाले उपज के लिए उसको मार्केट मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए बेसिकली वो आखिरी में मंडी में जाके उसको उसी रेट पे बेचना पड़े, ऐसा भी संभव है। या ये भी संभव है कि उसको वो रेट भी ना मिल पाए और उसका अतिरिक्त जो खर्चा है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और इसी वजह से जो कि एक आम समझ है कि ये नहीं करना चाहिए, खेत में पराली में आग नहीं लगानी चाहिए, राइट, उसको किस तरीके से हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ऐसा किसान को समझ में आता है। लेकिन उसकी मजबूरियां हैं कि इसको अपने छोटे स्मॉल होल्डर होने की वजह से जो कॉस्ट के कंस्ट्रेंट हैं, जिसमें उसकी कीमत जो खर्चा उसको होने वाला है उसको किस तरीके से वो मतलब बनाए रखे, उसकी वजह से भी किसान बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे नहीं कर पाता है। तो हम लोगों की हम लोगों ने एक कंसेप्ट सोचा था जो कि ग्लोबली पिछले 30 सालों में मल्टीपल जो सरकारें हैं देशों की, वो सब साथ मिलकर बैठी थी। उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, जिसमें पेरिस में एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत एक चीज को माना गया कि वॉलंटरी कार्बन मार्केट के थ्रू किस तरीके से हम लोग इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, इसमें कि अगर किसान खेत में ये प्राकृतिक सॉल्यूशन करता है तो उससे मिट्टी में होने वाले कार्बन में बढ़ोतरी होती है। और ये मिट्टी में जो कार्बन में बढ़ोतरी होती है, ये एटमॉस्फेयर से, जो कि आपके वातावरण में जो कार्बन है उससे ही वो बायोमास की तरफ बन के उसमें वापस जाता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा दुनिया में एक कंसेप्ट चल रहा है कि क्योंकि हम लोगों ने कोयला और पेट्रोल डीजल जला के पिछले 140 सालों में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया है, जो कि एक ग्रीन मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। तो अब अगर आप सब लोग आजकल अखबारों में देख रहे होंगे कि हम लोग पिछले 140 सालों के हिसाब से एक 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे पूरे पृथ्वी का बढ़ चुका है एवरेज। और ये 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन इसकी वजह से हुआ ये है कि ये जो अगस्त का महीना निकला है, आप लोगों ने भी शायद रियलाइज किया कि नहीं किया, लेकिन ये जो अगस्त का महीना है ये पिछले 120 सालों में सबसे सूखा अगस्त का महीना था। और ये जुलाई का महीना पिछले 1,20,000 सालों में सबसे गर्म जुलाई का महीना था। तो इसकी वजह से जो प्रकृति के जो बैलेंस हैं वो खराब हो रहे हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को भी जो भी आदमी किसी भी तरीके के सॉल्यूशन से कम कर सके, उसको जो लोग ये कर रहे हैं, यानी कि जो ऑयल की कंपनियां हैं, तेल बना रही हैं, जो तेल बेच रही हैं, कोयला बेच रही हैं, या जो कंपनियां एरोप्लेन बेच रहे हैं, या जो लोग क्या बोलते हैं जिनके अलग अलग एम्प्लॉयज यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जिनके सॉफ्टवेयर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े ये क्लाउड सर्वर्स हैं, जिनको ठंडा रखने के लिए वो काफी सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, ठंडा करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जो पोल्यूशन करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये सारी कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा कि वो अपने खर्चे पे ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का एक अग्रीमेंट प्लेस में आया और जिसकी वजह से ये मार्केट की एक उत्पत्ति हुई। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में अगर कोई किसान अपने खेत में अच्छी प्रैक्टिसेस करके एक इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पूरी पृथ्वी को, तो उसको इस तरीके से एक पैसा कमाने का मौका है। ना सिर्फ वो इस बात का पैसा कमाएगा कि उसने जो उपज पैदा किया उस उपज को बेच के पैसा कमाएगा, बल्कि जो अगर वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है तो उससे भी पैसा कमाएगा। अब ये कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा आपको उस बारे में
बताना चाहूंगा कि किन किन तरीके से हम ये पैसा किसान के लिए लाके उसको ऑफर करा सकते हैं, जिससे कि उसका पूरा एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो जाए कि वो अच्छी प्रैक्टिसेस करने के लिए बाध्य हो जाए। तो ये जो किसान, हम जिन किसानों के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं कि ये कोई भी बड़ा किसान नहीं है। बड़ा किसान मतलब कि अमेरिका, ब्राजील, जहां पर किसानों के पास 1 लाख हेक्टेयर जमीन से ज्यादा जमीन है एक एक किसान के पास, तो वहां का किसान तो खुद समर्थ है इन चीजों को करने के लिए, और उसको हम ये सब कुछ ज्ञान देके या पैसा देके उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अमीर है, बहुत बहुत ज्यादा संपन्न है। तो हम लोगों ने जो फोकस किया था वो भारत, साउथ ईस्ट एशिया और सब सहारन अफ्रीका में जो स्मॉल होल्डर फार्मर हैं, जिनके पास अमूमन 1 हेक्टेयर के आसपास की जमीन होती है, इन किसानों के साथ में ये मतलब प्रयोग शुरू किया। और उम्मीद ये थी कि अगर हम किसान को उसकी अच्छी प्रक्रियाओं के लिए साल दर साल पैसा दे पाए, तो धीरे धीरे किसान इवेंचुअली इन प्रैक्टिसेस की तरफ को बढ़ने लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें आगे लेके चलता हूं। तो लार्जली होता क्या है इसमें कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो 5 अलग अलग टाइप्स में आप उसको बांट सकते हैं। तो जैसे कि पहला टाइप होता है कि आप पानी का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब है कि अगर आप पानी कम इस्तेमाल करेंगे अपने खेती में, तो उस पानी को पंप करने के लिए जमीन से आपको कम ऊर्जा लगेगी, और उस कम ऊर्जा को के लिए आप कम कोयला जलाना पड़ेगा। तो जो कोयला जल के जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर में आता है, हम उसको बचा लेते हैं कि वो उतना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं आया, क्योंकि हमने पानी की कम इस्तेमाल से खेती करना सीख लिया। तो अब कैसी प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन से खेती करना, फ्लड इरिगेशन से खेती नहीं करना, या फ्लड इरिगेशन जो कि मतलब पूरा पानी जल भराव करके खेती करते हैं, उसके कंपैरिजन में धान की खेती में डायरेक्ट सीधे राइस जिसे बोलते हैं, धान की सीधी बुआई, उस प्रैक्टिस से खेती करना। या एक और खेती होती है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, जिसमें धान में हम पानी भर के पानी सूखने देते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर पानी सूखने देते हैं। इस तरीके की 4 से 5 एरेशन की एक्टिविटी होती है, जिससे कि पानी की ओवरऑल रिक्वायरमेंट में खेत में होने वाली जरूरत को कम करने में की संभावनाएं आ जाती हैं। तो अब इससे एक चीज तो आपका जो पानी बचा उसको पंप करने के लिए एनर्जी बची वो है ही है, लेकिन साथ में जब आप पानी भर देते हैं खेत में, तो उस समय जो सॉइल का बैक्टीरिया है उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट हो जाती है, और इस मौके पे वो एनरोबिक ऑक्सीडेशन करने लगता है, सांस लेने लगता है बिना ऑक्सीजन के, उसमें वो जीवित रहने के लिए वो मिट्टी के कार्बन को तोड़ के मीथेन गैस में बना देता है। तो ये मीथेन गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफी काफी खतरनाक है। तो जब आप इस चीज को आप इंश्योर करते हैं कि आप पानी की लागत कम कर दी आपने मिट्टी में, तो ये मीथेन का जो प्रोडक्शन खेतों में हो रहा है वो कम हो जाता है। तो मैं आपको आपके संदर्भ के लिए बता दूं कि जो धान की खेती है उससे दुनिया की 11% मीथेन जो पूरी दुनिया भर से निकल रही है आज, वो सिर्फ धान की खेती से निकल के आती है, और इसलिए ये काफी ज्यादा खतरनाक होके बन के आ रहा है पूरे पर्यावरण के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम कम कर सकें, और इससे हम किसान को जो इसको कम करने के लिए उसको पे भी कर सकें, बेनिफिट भी दे सकें। ना दूसरा कंसेप्ट है उसमें, वो ये है कि जो भी बायोमास पैदा हो रहा है, जो बायोमास मतलब कि जो भी पराली बच गई, कॉटन का जो लकड़ा बच गया, या जो भी फाइनल क्रॉप रेसिड्यू बचता है, वो भी कुछ और नहीं, वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पेड़ पौधे हैं, जो आपकी फसल है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करती है, कार्बन से बायोमास बनाती है और ऑक्सीजन वापस छोड़ देती है। तो बेसिकली अगर आप ये पराली को भी एटमॉस्फेयर में वापस जाने से रोक पाए, तो इससे भी आप कार्बन क्रेडिट बना सकते हैं। तो अगर पराली में आग लगाने के बजाय आप इसको एक श्रेडर की मदद से या मल्चर की मदद से मल्च करके मिट्टी में मिला दें, तो 2 चीजें होंगी, एक तो वो जल के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन जाने वाला था वो नहीं जाएगा, और दूसरा वो मिट्टी का कार्बन बढ़ा देगा, जिससे कि मिट्टी की उपज भी बढ़ जाएगी। तो दूसरा कंसेप्ट इस तरीके से है, जो अगर किसान इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं तो इसका भी उनको भुगतान हर साल के बेसिस पे लाके कार्बन क्रेडिट के मैकेनिज्म से लाया जा सकता है। तीसरा कंसेप्ट इसमें जो आता है वो आपके बेसिकली अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर की बात है। अगर केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो लार्जली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे यूरिया और डीएपी है। तो जब आप यूरिया और डीएपी खेत में डालते हैं, तो जितने भी अगर लोग इसमें यहाँ पे विज्ञान को समझते हैं कि ये किस तरीके से यूरिया और डीएपी काम करते हैं, तो जानते हैं कि ये यूरिया डीएपी कुछ और नहीं कर रहे हैं, बल्कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम जैसी 3 जो मतलब आधार बिंदु हैं खेती के और या प्लांट ग्रोथ के, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन ग्रोथ होती है, जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर पाता है पेड़ पौधा या कोई भी फसल,
वो हिंदुस्तान में 20 से 25% के आसपास कर पाता है। बाकी का 75% जो है नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेयर में एज नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन दोबारा बाहर निकल के आ जाता है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन जो है, वो 1 किलो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 300 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को बढ़ावा देती है। यानी कि ये भी एक ऐसा लेयर बना देती है कि जिससे सूर्य की किरण जो है वो अंदर तो आ पाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। और इसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर में जो गर्मी जो हमारी बढ़ रही है साल दर साल, हम लोग उस तरीके को इस तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, उसको बढ़ावा देती है। तो अगर हम किसी भी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम कर सकें तो बहुत सारे तरीके हैं इसके। या तो आप ड्रिप बेस्ड फर्टिगेशन करें तो आप एफिशिएंटली फर्टिगेट करने लगते हैं खेत में, और होने वाले आप मतलब जैसे अगर 5 बैग यूज कर रहे हैं तो 2 बैग में 3 बैग में आ सकते हैं, कम किया जा सकता है। या फिर जैसे कि अभी संजू मैम बता रही थी कि उन्होंने अपने वहां पूरे डांग में अमृत जल, अमृत मिट्टी के जो इनके एक गुरुजी थे जो कृषि ऋषि भी जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा समझाए गए तरीकों से, जो कि जंगल से लाई गई मिट्टी या जो गोबर गौमूत्र वगैरह में माइक्रोबियल जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको कैसे ग्रो करा के बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं जिससे आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे होने वाले कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस की रिडक्शन को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और उससे होने वाले बेनिफिट को हम फिर किसान को पास कर सकते हैं। चौथा कंसेप्ट इसमें आता है कि आप अगर अपने पेड़ की चारों तरफ खेत की चारों तरफ मेड़ों पे पेड़ लगा रहे हैं, जिसको एग्रोफॉरेस्ट्री बोलते हैं, जिसमें आप लकड़ी में, जड़ों में, पत्तों में और मिट्टी में कार्बन को रोक रहे हैं। मतलब कोई पेड़ अगर बढ़ेगा तो जितनी वर्ष की उसकी आयु होगी उतने वर्ष तक वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा और ऑक्सीजन देता रहेगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को पकड़ के लकड़ी बनाएगा, पत्ते बनाएगा, जड़ें बनाएगा, जो भी एटमॉस्फेयर से हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन है उसको भी कम करेगा। तो इसके क्वांटिफिकेशन को भी हम लोग किसानों को काउंट करके उनको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। और पांचवा कंसेप्ट इसमें एक है जो कि बायोचार, जो आप लोगों ने काफी बात भी करी है, मेरे ख्याल से आप लोग पहले से अवगत भी हैं, और अभी संजू मैम ने भी बोला और हमारे भूपेंद्र जी ने भी बोला। उसके बारे में आपको बता दूं कि जो हमारे आज की समस्या है, पूरे विश्व का जितना भी मिला के एनर्जी में जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में, एरोप्लेन में, सारे के सारा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टर्म्स में अगर बात करें तो हम 45 गीगाटन यानी कि 4500 करोड़ टन हम एटमॉस्फेयर में हर साल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दे रहे हैं। अभी भी हम कम नहीं हो रहे हैं, घट नहीं रहा है समाज, अभी भी हम लोग इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उसमें हम 4500 करोड़ टन जो है, जिसको 45 गीगाटन भी बोलते हैं, वो हम एटमॉस्फेयर में हर साल ऐड कर रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ने ही वाली है। और ऐसी समस्या भी आ सकती है कि हमारी पूरी पृथ्वी का जो कहीं विनाश ना हो जाए, मतलब हमारे सारे सिस्टम जो है एग्रीकल्चर के, फूड सिस्टम, वो कहीं क्रैश ना कर जाए, ऐसी समस्या भी भविष्य में संभव है। तो ये जो समस्या है, इसके जस्ट कंपैरिजन में अगर देखें कि हमारी पृथ्वी की का जो सामर्थ्य है वो आज 150 गीगाटन बायोमास को रोकने का भी है। मतलब 145 गीगाटन की समस्या है, लेकिन 150 गीगाटन हमारी प्रकृति जो है वो खींच लेती है एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधों की मदद से। लेकिन जो समस्या है वो इस बात की है कि जो 150 गीगाटन खींचा है, इसमें से 149 गीगाटन दोबारा सड़ गल के, आग लग के वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो हम सिर्फ 1 गीगाटन ही पकड़ पाते हैं, बाकी 149 गीगाटन जो है वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो अब ये बहुत बड़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से हम ये 45 गीगाटन को नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका ये है कि जो 150 गीगाटन हम पकड़ रहे हैं, इसमें से अगर हम 1/3 जो कि लगभग 50 गीगाटन के आसपास आएगा, हम उसको अगर रोक पाए एटमॉस्फेयर में जाने से तो हम इस पूरी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो समाधान है वो है बायोचार। मतलब जो ये पराली है या जो भी जैसे प्रसोपिस बताया संजू मैम ने, और जैसे कि कॉटन का जो लकड़ी है या किसी और क्रॉप की का रेसिड्यू है, कैशू का रेसिड्यू है, कोकोनट शेल है, इन सब चीजों को अगर हम ऑक्सीजन के अब्सेंस में एक पायरोलिसिस करके प्रोसेस होती है, उसके तहत अगर जलाया जाए तो ये एक कंडेंस कार्बन फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है, जिसको हम बायोचार बोलते हैं। और ये जो बायोचार है बहुत ही अच्छे दर्जे का बायो फर्टिलाइजर भी है। इसमें हम बाकी सारी चीजें मतलब इसको अगर इनोकुलेट करें गोबर के साथ में और अमृत जल के साथ में, और ये सब जो माइक्रोबियल फर्टिलाइजर्स के लिए जो घटक होते हैं माइक्रोब्स, उनके साथ में, तो ये एक खेत में जाने के बाद काफी अच्छा रिजर्वायर बन जाता है, जिससे कि मिट्टी में पोरोसिटी को बढ़ावा देता है। और मिट्टी में जब पेड़ों को जिस तरीके के पदार्थों की जरूरत होती है उस समय सप्लाई करता है पेड़ों को, और बाकी समय तक इसको पकड़ के रखता है। पानी को भी होल्ड करता है काफी समय तक, मिट्टी का पूरा गठन चेंज कर देता है। और इसी सब पूरी प्रक्रिया में हम
इसको बनाने के लिए बाहर से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं, जिसमें हम लोग जिनके तहत से कार्बन फाइनेंस का फंड लेके आते हैं, इसको बना के इस्तेमाल करने में किसानों की मदद कर रहे हैं। तो मैं आपको, ये तो पूरा कंसेप्ट हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम वराहा एज अ कंपनी क्या करते हैं। हम इसमें, अभी ये सब तो हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे नापा जाए, वो नापने की टेक्नोलॉजी जो है वो वराहा बनाती है। हम रिमोट सेंसिंग यानी कि सैटेलाइट इमेज से देख के ये पता कर पाते हैं कि किसान जो बात बोल रहा है कि वो कर रहा है अपने खेत में, वो असल में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब हम ये सबूत साबित कर देते हैं कि वो कर रहा है, और उसके बाद हम कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IIT खड़गपुर, इरी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी हरियाणा में, इनके साथ में हम ये ऐसे ग्लास चैम्बर्स खेत में लगाकर ये पता कर रहे हैं कि इन प्रक्रियाओं से जो मैंने आपको अभी बताई, किस तरीके से खेत से होने वाले मीथेन के एमिशंस, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसेस निकल के आती हैं वो कैसे कम हो रही हैं, और कैसे मिट्टी में कार्बन बढ़ रहा है। इस चीज को हम एक मॉडल में डाल के सारे खेतों की जांच पड़ताल और माप कर सकते हैं कि किस तरीके से वहां बढ़ रहा है, और जिसके खेत में जिस तरीके से जो बढ़ रहा है कार्बन का कंसेंट्रेशन, उसको उसी हिसाब से हम साल के अंत में एक ऑडिट के थ्रू पैसा लाके कैसे उनको हम ये पैसा प्राप्त करा पाए, जिससे उनको अगले साल में ये काम करने का और उनका मनोबल बढ़े, और हर साल दर साल ये काम वो करते रहे, इसका भुगतान उनको होता रहे, और साथ ही साथ पूरे पृथ्वी के लिए इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल सर्विसेज किसान प्रोवाइड कर पाए। हम इसको एक बहुत सिंप्लीफाइड टूल की मैं लेके आके बना के हेल्प करते हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री में हम किस तरीके से नापते हैं। यही जो नापने की बात मैंने सैटेलाइट से बताया, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी हम लिडार, एक ड्रोन बेस्ड सर्वे होता है, जिससे हम पूरे एरिया में जहाँ पे हॉर्टिकल्चर या पेड़ ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि पेड़ों पे आधारित खेती जो लोग कर रहे हैं, उनके पेड़ों में कितना कार्बन लॉक हो रहा है, उसको भी हम इस तरीके से नाप के कार्बन क्रेडिट्स में क्वांटिफाई करके उनको पैसा दिलाने की कोशिश इसमें भी हम कर रहे हैं। हम भारत, नेपाल, बांग्लादेश, कीनिया, गेबॉन, नाइजीरिया में अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हिंदुस्तान में हमने पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में एक 5 लाख एकड़ का प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके तहत हम लगभग उसका पूरा ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, और अभी आने वाले समय में हम 6 लाख क्रेडिट पैदा करने वाले हैं, जिससे किसानों के लिए, इन पूरे किसानों के लिए, यहाँ 5 लाख एकड़ के किसान जो हैं उनके लिए हम लगभग 200 करोड़ की एक अतिरिक्त आय पैदा करने जा रहे हैं कार्बन के मार्केट से। दूसरा, हम ऐसे ही नेपाल, आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश, कीनिया में एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें हमने लगभग हम पिछले 1 साल से हम लोगों ने 6,000 हेक्टेयर आंध्र प्रदेश में, 9,000 हेक्टेयर नेपाल में, 10,000 हेक्टेयर बांग्लादेश में और 1,200 हेक्टेयर कीनिया में इस किसानों को जोड़ा है, जो कि ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, और उनको होने वाले बेनिफिट्स को हम उनको ट्रांसफर करने जा रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर में। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें आप लोग का भी इंटरेस्ट आया था, वो है बायोचार प्रोडक्शन। जैसे कि संजू मैम के साथ में आपने बात करी, तो हम लो टेक और हाई टेक दोनों मशीनों की मदद से बायोमास को इस कोयले जैसे पदार्थ में तब्दील कर देते हैं, जिसको हम बायोचार बोलते हैं, और फिर इसको हम गोबर और प्राकृतिक खाद में मिला के खेतों में डालते हैं, जिससे कि जमीन का सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है और ओवरऑल उपज में बेहतरी होती है, और साथ में ही इसको पैदा करके खेत में डालने के लिए भी किसानों को जो खर्चा होता है उसको हम समर्थन लाने के लिए बाहर से कुछ कार्बन का पैसा लेके आने में भी सक्षम हो पा रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ही विश्राम रखूंगा। आप लोगों की कुछ भी अगर सवाल भी शंकाएं हैं तो प्लीज आप पूछिएगा, मैं उनसे करने की कोशिश करूंगा। तो रोशन लाल जी से शुरू करते हैं। जी सर। धन्यवाद सर। ये बहुत सुंदर विषय है और बहुत समसामयिक है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या हमारी इसी साहब मुझे आपकी रोशन लाल जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट जरा, कोई और नहीं है वहाँ पे। आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा था कि हम अगर रूरल लेवल पे अगर हम इसको बायोचार बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, पहला प्रश्न। और दूसरा ये कि अगर हम स्थानीय स्तर पर अगर हम बायोचार का काम करना चाहते हैं तो इसका कार्बन क्रेडिट के लिए जो आपने बताया, तो हम कैसे आपके थ्रू कैसे कर पाए, कुछ किसानों को अगर जोड़ना चाहते हैं तो।
जी मैं कौशल, मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर रोशन लाल केवी के बालाकोट में कार्यरत हैं, तो इसलिए उनके साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक चीज मैं उनका एक परिचय बताना चाह रहा था। जी कौशल। जी सर। तो इसमें देखिए डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें होती है बायोचार के लिए। दो तरीके हैं बनाने के। एक है आपका लो टेक सॉल्यूशन, एक है हाई टेक सॉल्यूशन। तो हाई टेक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब आप बायोचार जलाते हैं तो उसकी एनर्जी निकलती है, उससे भी आप कुछ ना कुछ काम कर लें। तो उस तरीके के कार्यकाल के लिए हमको कोई आसपास में कोई ऐसी फैक्ट्री का चिन्हित किया जाना चाहिए किसानों के आसपास में, जहाँ पे जिनको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कोई डेयरी है जिसको दूध प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, या कोई फैक्ट्री है जिसको जो कोयला जला के बिजली बना रही है, तो उसको हम उन फैक्ट्रीज की मदद से उनको प्रमोट कर सकते हैं कि आप एक बायोचार बेस्ड गैसिफिकेशन यूनिट पे जाइए, जिसमें ये जो भी क्रॉप रेसिड्यू है ये आएगा, उससे फ्लू गैस बना के हम उसको तो एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और जो बाकी बच जाएगा जमीन तो उसको बायोचार बोलते हैं, जिसको हम फिर खेती में दोबारा वापस डाल सकते हैं। एक तरीका ये हो गया जिसमें हम पूरा एक बड़ा रिएक्टर, एक बड़ी कंपनी पूरा पैसा लगाए, पूरा प्लांट सेट करें और उसकी एनर्जी का भी अपने इस्तेमाल में लेके आ सके फ्यूचर में। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है जहां पे ऐसी कोई भी सुविधा आपके पास में नहीं है आसपास में, वहां पे हम एक छोटे से लेवल पे भी हम एक बायोचार प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसमें किसान अपने खेत में ही ये प्रोडक्शन कर सकता है। उसके लिए आपको एक 25 से 30 हजार रुपए के खर्चे पे एक मशीन बनती है छोटी सी, जिसमें जो एक नेचुरल ड्राफ्ट कन्वेक्शन मशीन होती है, जिससे आप उसकी शेप की वजह से वो ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देती है, और ऑक्सीजन सप्लाई को कट करने की वजह से एक डीऑक्सीजनेशन स्टेट पैदा होती है उस मशीन के अंदर में, जिसको पायरोलिसिस के कम करते हैं जिसकी वजह से, और जिससे फिर वो बायोचार बनाती है। मैं एक वीडियो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे वो मिल जाता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम छोटे किसानों के साथ में भी ये काम कर पा रहे हैं। मुझे एक मिनट दीजिए आप प्लीज, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर ये वीडियो डाउनलोड होती है तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अगर मुझे बताइएगा आप अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो। हाँ दिख रहा जी है। दिख रहा है। जी। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जो हमने बन्नी ग्रासलैंड में कच्छ में किया था, जिसका ये ऑडिटर ने एक ये रिपोर्ट बना के, ये वीडियो बना के अपलोड किया था उनकी उस पे वेबसाइट पे। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से, मतलब छोटे किसान के लिए किस तरीके से ये काम किया जा सकता है। ये हमने बायोमास इकट्ठा किया था इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से, ये क्वांटिटी किन्स बोलते हैं इनको। ये लोहे की किन है, इनका जो शेप है, जिस तरीके से ये जलती हैं तो ये ऊपर वाली लेयर पे नेचुरल गर्म हवा ऐसे जाती है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है, और इससे जो ये प्रोडक्ट है ये थोड़ी ही देर में 3 घंटे के एक प्रोसेस बैच में 1000 टन बायोमास को लगभग 250 से 300 किलो बायोचार में कन्वर्ट कर देती है। तो इस बायोचार को फिर हम गोबर में मिला के मिट्टी में दबा के बायोचार कंपोस्टिंग करते हैं, और उसके बाद भी बायोचार कंपोस्ट हो जाने के बाद फाइनल आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं और अपने खेत में ऐसा बायोफर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये इसकी सारी मशीनें हमको कहाँ पे मिल सकती है, जो आपने 25-30 हजार वाला जो बताया, तो ये तो ये भी बताने का कोशिश। इसका डिजाइन तो हम अगर आपने आखिरी में देखा होगा कि जमीन किस किस तरीके से पोषक हो गई थी, मतलब पूरी उसमें भुरभुरी और पूरा पूरा जो उसकी एरेशन क्वालिटी है जमीन की वो बेहतर हो गई थी। तो ये जो मशीन है ये तो सर बहुत सिंपल सा डिजाइन है, इसका डिजाइन हम आपको दे सकते हैं, और ये हम डिजाइन प्रोवाइड करा देते हैं, और उसके हिसाब से आप किसानों के साथ मिलकर क्रॉप रेसिड्यू को चेंज कर सकते हैं। एक ही इसमें एक लिमिटेशन ये है कि जो छोटा किसान है, ये जो छोटी मशीन है, इसमें ना थोड़ा सा वुडी मटेरियल चाहिए, यानी कि जैसे कपास के जो किसान है उनका जो लकड़ी बच रहा है ना कपास में, उससे तो बायोचार बना सकते हैं, लेकिन पराली से बायोचार बनाने के लिए आपको हाईटेक मशीन चाहिए। इस मशीन में आप पराली से बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको पराली को पैलेटाइज करना पड़ेगा, मतलब वो दबा के इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद बनता है, जो कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है और उसके इकोनॉमिक्स फिर सेंस नहीं बना पाती। तो अगर पराली से बायोचार बनाना है या ये राइस हस्क से बायोचार बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा महंगा सॉल्यूशन, जो हाईटेक सॉल्यूशन है वही लगाना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे कि कॉफी के जो किसान हैं उनकी जो प्रूनिंग होती है, हॉर्टिकल्चर में जो प्रूनिंग होती है, या कपास में मैंने आपको बता दिया, जैसे कैश्यू में हो गया, कोकोनट के जो शेल हैं, इनके जो किसान हैं वो लोग इस मशीन से, इस
तकनीक से भी बायोचार बना सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी ये मशीन जो है वो पैडी के किसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अभी सक्षम नहीं हुई है। सर ये हमारे यहाँ मक्का पे राइस काम मिल करेगी पे कि नहीं? एक एक करके बात करते हैं सर। मक्के पर काम करेगी या नहीं? मक्के में देखिए, अगर आप किसी का बीज का बिजनेस है ना, बीज का, मक्के के बीज का, तो जो मक्के में जो अंदर कॉप बचता है ना, उसको सुखा के उस पर काम करेगी। और मक्के के क्रॉप रेसिड्यू पे हमने जो बाकी पराली जो मक्के की बचती है उसको, उस पे हमें ज्यादा अनुभव नहीं है अभी, हमें नहीं पता उस पे काम करेगी कि नहीं करेगी। जी सर, जी सर। क्योंकि सर मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में मक्का बहुत लग रही है, और मक्का को या तो जलाना ही पड़ता है, वो सड़ती भी बहुत कम है, इसलिए मेरा प्रश्न था सर जी। हो जी, तो सड़ती कम है, ठीक है। और मक्के में आप बाकी सिर्फ बायोचार की तरफ मत देखिए, मैं पूरे सारे मन से ये आवेदन करना चाहूंगा कि बायोचार तो एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपको 4 चीजें बताई पहले भी, वो भी काफी महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है। पानी किस तरह से कम किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर किस तरह से कम की जाए, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स को कैसे कैसे बढ़ावा दिया जाए, है ना। तो और कैसे पेड़ों को सम्मिलित किया जाए अपनी खेती में ज्यादा से ज्यादा, कृपया उसमें भी ध्यान दीजिए। उन सब में भी कार्बन क्रेडिट से पैसा प्राप्त करने की काफी संभावना है। और सर एक प्रश्न और है, हम नर्मदापुरम में हम लोग जो है जीव पर जैसे ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, इसको किसान स्वयं बना रहे हैं। मतलब अभी लैब, छोटी लैब, लो कास्ट लैब के द्वारा इसको बनाया जा रहा, तो क्या ये भी इसमें शामिल होगा? बिल्कुल रमेश जी, ये जो आपने प्रोडक्ट बताए, ये सब इनकी 2-3 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं मिट्टी में। तो जब नाइट्रोजन को फिक्स करती है मिट्टी में, नाइट्रोजन क्या है, अगर नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली आपके इन प्रोडक्ट्स द्वारा फिक्स हो रहा है तो आपको फिर यूरिया की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो भी यूरिया बचा, आपने प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन जमीन में मिला दी, तो जो यूरिया आपने बचाया, उससे होने वाले जो एमिशन है उनको आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट के संक्षेप में। दूसरा काम ये करते हैं कि जब आप नाइट्रोजन जमीन में उसकी प्राकृतिक वैल्यू बढ़ जाती है, तो हर एक मिट्टी कोशिश करती है, जो भी यहाँ पे वैज्ञानिक बैठे हैं केवीके के, वो भी जानते हैं इस बात को, कि अगर नाइट्रोजन कंटेंट अपनी जमीन का बढ़ाया तो एक मिट्टी जो है अपने, अगर उसका जो भी स्ट्रक्चर है और जो वहां पे क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, बारिश होती है, जितनी हाइड्रोलॉजी है, उसके हिसाब से एक फिक्स C/N रेशियो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो फिक्स रहता है। जब आपने N बढ़ा दिया नीचे वाला, तो उसको बैलेंस करने के लिए मिट्टी कार्बन बढ़ाने लगती है, यानी कि कार्बन को अवशोषित करने लगेगी और वो कार्बन ज्यादा स्टेबल रहेगा मिट्टी में। तो ये इस वजह से भी मिट्टी का कार्बन बढ़ने लगता है। तीसरा सर एक प्रश्न और, इसी योगाहार के माध्यम से सर हम लोगों ने बहुत मिट्टी पर चर्चा की है, और पिछले दिनों से हम मृदा संवर्धन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो मृदा संवर्धन में जो विधियां हैं, आपने जो बताया, कोलचार है, अमृत जल है, अमृत पानी है, और हमने ट्राइकोडर्मा वगैरह को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर 10 केंद्र बना करके ये काम शुरू किया है। तो हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं जी? जी, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं सर। नरेंद्र जी जो साथ में मेरे यहाँ पे आए थे, वो इन सारे कामों को लीड करते हैं। तो बेसिकली हमें देखिए, इसमें ना एक चीज हो गया काम करना, लेकिन कार्बन क्रेडिट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि उस काम को नापना, फिर उस काम को रिपोर्ट करना मतलब बताना एक रजिस्ट्री को, और फिर वो रजिस्ट्री जब किसी एक ऑडिटर को भेजे तो उनके साथ में बैठ के इसको सत्यापन करवाना। तो इन चीजों को अंग्रेजी में बोलते हैं मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन, इसको MRV टूल बोलते हैं। तो ये नापना बहुत जरूरी होता है। तो इस नापने के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए आधारभूत तरीके से। उसमें से एक चीज है कि ये जो कार्बन क्रेडिट है, उसका मालिकाना हक जो होता है वो किसान का होता है, और वो किसान का मालिकाना हक इस बात पे साबित होता है कि उसके पास उस मिट्टी की, उस जमीन के कागज हैं कि नहीं है। तो पहला हमें आधारित करना पड़ता है कि जिस किसान के संग में काम कर रहे हैं, उस किसान के पास लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन संभव है कि नहीं है। अगर है तो हम उस किसान को शामिल कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। दूसरा काम रहता है कि उस किसान को, क्योंकि हमें सैटेलाइट से देखना है कि वहां पे क्या हो रहा है, इसलिए उस किसान की पूरी खेत की बाउंड्री एक मैप के ऊपर बनानी पड़ती है हमारे ऐप के थ्रू। वो हमें बनाना पड़ता है कि हाँ, ये मैप इसका है और ये खेत इस किसान का है। तीसरी चीज होती है कि उससे हमें ये पूछना पड़ता है कि भाई 2020, आज से 3 साल पहले तक वो क्या कर रहा था और अब वो कैसे बदल रहा है, और ये जो बदलाव है इसी के ऊपर कार्बन क्रेडिट बनता है।
अगर कोई आदमी बहुत पहले से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो उसको अभी हम इस कार्बन क्रेडिट के बेनिफिट से लाभान्वित नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई किसान अगर पहले केमिकल खेती करता था, बायोचार नहीं इस्तेमाल करता था और अब इस तरफ बढ़ रहा है आगे, तो उसको हम अब इसकी खेती के बेनिफिट दिला सकते हैं। तो उसके लिए हमें उससे एक प्रैक्टिस का सर्वे लेना पड़ता है, जिसमें हमें ग्राउंड पे जाके पूछना पड़ता है किसान से कि पहले आप क्या करते थे और अब आप क्या करते हैं। उसका नापना, रिपोर्ट करना, वेरीफाई करने का सारा काम हम करते हैं। हम सैटेलाइट से देख लेते हैं कि किसान सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और साथ में ही जब ये ऑडिटर्स आते हैं तो उससे किसान को मुलाकात कराना और उनके सारे सवालों का जवाब देना और फिर उसके बाद इसको कैसे नापा है उसको डिफेंड करना, ये सब हमारा काम है। उसको हम नाप के उनको दे देते हैं। तो आपके हिसाब से अगर कोई भी किसान आपकी पूरी एरिया में कोई हम लोग जुड़ना चाहते हैं, पहले तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल किसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर एक कार्बन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ऑडिटर्स को बुलाने के लिए लगभग 50 से 70 लाख रुपए का खर्चा होता है, जो कि वराहा अपनी खुद की जेब से करता है। तो एक किसी पूरे प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक सेंस बनाने के लिए हमें किसानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हम अकेले में नहीं जा सकते हैं, हमें एफपीओस के लेवल पे जाना पड़ेगा। हम कोशिश करनी पड़ेगी कि 5 से 10 हजार हेक्टेयर के किसानों को इकट्ठा करें। जरूरी नहीं है कि वो जमीन एक साथ में लगी हुई हो, दूर दूर के किसान भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन सारे किसानों को अपने खेत का बाउंड्री नाप के उसमें देना पड़ेगा। अपने लैंड रिकॉर्ड को स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ ये लैंड रिकॉर्ड मेरा ही है, और फिर क्या क्या वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। ये चीज होने के बाद हम उसके बाद ऑडिट का सारा काम करवा के उनको हर साल दर साल अगले 20 साल 30 साल तक लाभान्वित कर सकते हैं इसमें। जी, इसमें कौशल जी, ये जो हमारे किसान रमेश चंद मेहरा जी और बहुत सारे किसान नर्मदापुरम से हैं, इनके साथ हम कनेक्ट करा लेंगे आपको, आपकी टीम को, नरेंद्र जी को। तो फिर ये रमेश चंद मेहरा जी और वहाँ के जो किसान हैं, ये आपस में चर्चा करके अपने संभावित कितने किसान होने वाले हैं इस जिले में, इस तरह से करते हुए एक अप्रोक्सीमेट नंबर देंगे। आप बताएंगे कि उसमें उसकी वायबिलिटी कितने नंबर्स पर आएगी, कितने हेक्टेयर पर आएगी, तो ये काम फिर आगे बढ़ सकता है। ऐसा मैं सोचता हूं कि ऐसा शायद संभावना इसकी हो जाए। और इसी प्रकार से अन्य जगह पर भी, अन्य जिलों पर भी जहां पर किसान संगठित होना चाहते हैं और स्वयं कुछ जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, उनको हम एक मैकेनिज्म बना देंगे जिससे कि आपको भी और इनको भी काम करने पर सहूलियत हो, और इसमें उसकी वायबिलिटी भी काम की बनी रहे, जिससे कि एक कम से कम एक संख्या के आधार पर हम कर सकें और उसको आगे ले जाया जा सके। तो इसी क्रम में हमारे एक साथी बहुत समय से बायोचार के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, गजानन पवार जी महाराष्ट्र से, मैं उनको बुलाना चाहूंगा और वो अपने अनुभव, उन्होंने क्या किया, आगे उनके कोई प्रश्न। गजानन बाबू, आप आगे आकर के अपनी बात कही। सदन को प्रणाम। कौशल जी। जी गजानन जी, ये मैंने अभी कल ही एक तो यूट्यूब पे देखा था, वो ड्रम को नीचे से छेद गिरा दिया है, उसमें लकड़ा भरते हैं और नीचे से ये करके उसका बायोचार बनाते हैं जी। तो वो अभी ड्रम खेत में लगाया हो। और दूसरी एक उसमें मेरा मुख्य प्रश्न था कि पर एकड़ ये बायोचार कितना जाना चाहिए खेत में। जी जी गजानन जी, धन्यवाद। ये जो आपने ड्रम वाला बताया वो एक दूसरा लो टेक मशीन है जिसको ड्रम रोटेटर बायोचार किन बोलते हैं, है ना। हमने सबके रिजल्ट चेक किए हैं गजानन जी। तो जो मैंने मशीन अभी आपको दिखाई थी वीडियो कॉल पे, वो लो टेक में सबसे एफिशिएंट वही निकल के आई है। तो एक काफी जग विख्यात इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इथाका इंस्टीट्यूट, है ना। सो वो आपका यूरोप में है। उन्होंने सारे डिजाइन को कंपैरिजन करने के बाद ये पाया कि अगर हम लो टेक मतलब कि सस्ते सॉल्यूशन में जाएं तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। हाई टेक सॉल्यूशन में गैसीफायर भी हैं, बायोचार के प्रोडक्शन मशीन्स भी हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन छोटे किसान के लेवल पे आप बताएं तो आप उस ड्रम वाले मेथड को ना यूज करके यही इस्तेमाल करें जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो उससे आपका ज्यादा ईल्ड निकलेगा और कम एटमॉस्फेयर में जो गर्मी निकल रही है, लॉस हो रहा है, वो भी कम होगा। दूसरा, आपकी रही बात कि आपको कितना इस्तेमाल करना है, तो देखिए डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना पहले आपने, मतलब कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि बायोचार जमीन में हम सीधे डाल दें तो उससे काफी बेनिफिट हो जाएगा। बायोचार काफी भूखा मटेरियल होता है, तो पहले बायोचार को हमें इनोक्यूलेट करना रहता है। इनोक्यूलेट करने का मतलब हमें उसे गोबर के संग मिला के 3 महीना दबा देना रहता है जमीन पे, ताकि वो उसमें जितनी भी उसकी पोरस शाखाएं हैं अंदर, उसमें वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो भर ले। अगर आप डायरेक्टली इसको खेत में डाल देंगे, और ज्यादातर अगर एल्कलाइन लैंड्स में अगर आप डायरेक्टली खेत में डाल देंगे, तो पहले कुछ सालों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो पेड़ को चाहिए तुरंत,
उसको भी पी जाए पूरा और पेड़ को कुछ मिले, है ना। ऐसे खतरे हैं खेत में। इसलिए एसिडिक सॉइल्स में उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एल्कलाइन सॉइल्स में हम डायरेक्टली बायोचार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें उसको पहले गोबर खाद के संग मिला के मिक्स करके 1:1 रेशियो में 1 किलो बायोचार 1 किलो गोबर ऐसे मिला के हमें रख लेना चाहिए। उसमें बाकी नीतू बेन यहाँ पे ज्वाइन करी हैं जो काफी समय से इसमें काम कर रही हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा इसके बाद वो कुछ बात रखें। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि हम 5 टन प्रति हेक्टेयर पे डाल सकते हैं एक साल में। अगले कुछ सालों में आप डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको मिट्टी की संरचना लग रही है और किस तरीके से वहां पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से आपकी खेती में वो इम्पैक्ट डाल रहा है। आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं 3-4 साल बाद दोबारा, है ना। तो इस तरीके की संभावनाएं को ध्यान में रख के ही बायोचार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रिसर्च स्टडी अभी तक भी बायोचार में हुई नहीं है। मतलब इनिशियल स्टेज पे काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अमेरिका में कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें सुअर के खाद में और बायोचार को मिला के इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें उन्होंने पाया था कि उनकी ईल्ड जो है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, वो 20 से 25% में बढ़ोतरी हो रही है कुछ कुछ क्रॉप्स में। लेकिन अगेन जब तक इसमें पूरा अच्छे तरीके से बिल्कुल लार्ज स्केल में नहीं हो तब तक हमारी भी सारे किसान भाइयों से यही गुजारिश रहती है कि वो एक अपने हिस्से के खेत में खुद से एक्सपेरिमेंट पहले लगाएं जिसमें ये इस्तेमाल करके देखें और उसके बाद फिर इसको लेके आगे बढ़ें। बायोचार वैसे भी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध तो भी है नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही उपलब्ध है। तो इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर हम इसको कंपोस्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में लंबे समय के लिए ये काफी अच्छे तरीके से खेत में वैल्यू ऐड करेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ गजानन जी, मैंने आपका सवाल कितना क्वांटिटी डालना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। 5 टन के आसपास का डाल सकते हैं एक हेक्टेयर में, और उसी हिसाब से आप अपने एकड़ के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 5 टन गोबर के साथ मिला के बनाया हुआ खत डालना है ना? मिला के, हाँ जी। तो दूसरा एक राइस हस्क की भी बात चली थी जी। तो यूट्यूब पे एक वीडियो आता है, वो ड्रम को छेद करके उसमें अंगार लगाते हैं और बाजू से वो राइस हस्क डाल के उसको ऐसा सहलाते हैं काला होने तक के। तो वो भी बायोचार बनेगा क्या? हाँ, वो भी बायोचार है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हस्क का जो बायोचार है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का बायोचार बनता है। और सारी कंपनियां जो कि राइस मिल जो है ना, उन सब के पास हस्क बहुत ज्यादा उसमें रहता है। तो ये जो आपने बताया वो ड्रम वाले मेथड से, मेरे ख्याल से ये बेनिफिट है ड्रम वाले मेथड का। मैं मानना पड़ेगा मुझे कि वो आप उसमें हस्क बहुत हल्का होता है, उससे भी आप बायोचार बना सकते हैं हिला हिला के। बल्कि अगर बायोचार आप अगर इसमें बनाएंगे जो मैं आपको दिखाया उसमें, वो बायोचार नहीं बन पाएगा, जल जाएगा पूरा, क्योंकि काफी हल्का मटेरियल है। तो ड्रम वाले मेथड में आप शायद से हस्क, हमने कोशिश नहीं करी है, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने देखा है जो आप बोल रहे हैं वीडियो मैंने भी देखा है, तो उसमें वो बन सकता है। वो जो आपने मशीन बताई सर, वो है अपना अग्निहोत्र पात्र जी। और अग्निहोत्र पात्र का बड़ा मॉडल भी मैंने बना लिया है। अच्छा। मतलब उसी प्रोपोर्शन में जी। तो उसी प्रोपोर्शन में अगर वो पात्र बनेगा, वो चद्दर से बनता है या स्टील के चद्दर से बनता है। जी। तो अभी हमारी एफपीओ उसके साथ में, तो ये मेरे ज्ञात ऐसा था कि भाई 30% ही बायोचार मिलाना है। तो आपसे मिलने के ये कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने आधा आधा प्रोपोर्शन बोला है, तो ये उसके आकार मान के हिसाब से या वेट के, क्योंकि कोयले का वेट बहुत ही कम रहता है जी। तो आकार मान के हिसाब से, मतलब टोकरी से लेना है या वजन से लेना है, इसका थोड़ा सा। तो आप टोकरी से लेके ही बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एक टोकरी पे वो, एक टोकरी पे वो, ऐसा मिला के मिलाना है आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो गजानन जी, इसमें एक बात और मैं आपको, आपने जो बोला कि आकार वाली बात है, तो इसमें अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मैं आपको असल बात नहीं बताई अभी तक। आप लोग अभी कर रहे हैं, आप खेत में डाल रहे हैं सिर्फ खाद के पर्सपेक्टिव से, लेकिन सिर्फ आपको बायोचार पैदा करने का अगर आप हमारे सिस्टम से नापेंगे कि ये पैदा किया आपने और ये मिट्टी मिला दिया, इसको पूरा ट्रैक करके आपने अगर नाप लिया, तो लगभग $70-80 तक का प्राइस पॉइंट अचीव किया जा सकता है मार्केट में, जहां पे हम ये प्राइस पॉइंट लाके एक बाहर से इन्वेस्टर को लाएंगे जो पैसा देके, ये कुछ लेगा नहीं, वो सिर्फ ये लेगा कि जो आपने बनाया है उसका क्लेम वो ले लेगा। क्लेम मतलब कि मतलब वो ये बोलेगा कि मैंने सपोर्ट किया तब ये बना, इतने टन मैंने बायोचार बनाया और उसकी वजह से इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने जमीन में मिलाया, इस बात का वो क्लेम ले लेगा और उसके बदले में पैसा देगा। तो किसानों को ओवरऑल लार्ज स्केल पे काफी सपोर्ट मिल जाएगा। जो बनाने का खर्चा है, मशीन का खर्चा है, लोग लग रहे हैं, उसका एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट जो है वो उस खर्चे से निकल के आ जाएगा।
मतलब वो जी कमीशन धन्यवाद लेंगे आपसे खाली? जी। मैं डॉक्टर कुसुम ने कुछ डॉक्टर संजू शर्मा ने पॉइंट हैंड रेज किया है। अगर आपके कोई कमेंट है इसके डिस्कशन पर तो आप जी बताइएगा, उसके बाद में सुमित जी और उसके बाद डॉक्टर किशोर दुबे उनको जी बुलाएंगे। बिल्कुल। जैसे अपना डिस्कशन चल रहा था कि भाई इसको हमें थोड़ी देर गोबर की खाद में मिला के और फिर इसको इनोकुलेट करना होता है। तो जैसे मैं बताऊं कि हम गुजरात में जो कर रहे हैं, तो हम लोग अमृत जल बनाते हैं। अमृत जल भी जीवामृत के जैसा ही है। उसमें क्या है कि 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोबर का ये गाय का गोमूत्र लेते हैं, 1 किलो उसमें गोबर डालते हैं और थोड़ा गुड़ डाल देते हैं, और उसको 3 दिन के लिए जो हम हिला के बनाते हैं जल, उसको हम अमृत जल बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि किसानों को देने से पहले एक थोड़ा छोटा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर बायोचार डाल देते हैं, उसके ऊपर अमृत जल का छिड़काव कर देते हैं और 3 दिन के लिए हम उसको वहां पे उसको छोड़ देते हैं, ताकि कि वो जल जो है वो अब बायोचार के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद फिर हम फार्मर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अब आप इसको गोबर की खाद के साथ में डायरेक्ट अपने खेत में अप्लाई कर दो। तो ये एक ऐसा मतलब सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि बहुत दिन अगर उनको वेट नहीं करना है, उनको थोड़ा जल्दी खाद की जरूरत है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो हम यहाँ गुजरात में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जी जी धन्यवाद डॉक्टर संजू। कभी हम आने वाले दिनों पर डांग जिले की कहानी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल हमारी सर। बड़ी इच्छा है, क्योंकि डांग एक ऐसा जिला है जो भारतवर्ष में पहला ऑर्गेनिक जिले के रूप में सरकार ने उसको नोटिफाई किया। तो हमारे इस मंच पर चर्चा हुई थी कि हम इसके करें, तो जरूर आप उसके भी बताइएगा, मैं कनेक्ट करूंगा। अब मैं सुमित जी जो कि बालाघाट से हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं वो अपने प्रश्न पूछें और अपनी बात करें। जी धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न ये था कि अभी हम लोग 1 साल पहले ही जमीन ली है यहाँ पर कटनी में, मध्य प्रदेश कटनी जिला में, और इससे पहले वहाँ पे केमिकल फार्मिंग होती थी। और हम अभी इनिशियल फेज में हैं, सभी ट्रांसफॉर्म करने में। हम मोस्टली फूड फॉरेस्ट, मतलब लगभग 3 से 4 एकड़ हम उसमें फ्रूट प्लांट ही लगाना चाहते हैं। तो एज अ इंडिविजुअल मैं और मेरे जैसे और जो होंगे, आपसे मतलब और जो भी संस्था है उनसे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं एज अ टेक्नोलॉजी, नॉलेज और ट्रेनिंग में? यही मेरा प्रश्न था। अपार्ट फ्रॉम जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो तो लार्ज स्केल के लिए है, तो हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? जी, तो सुमित जी काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। तो देखिए ये जो कार्बन के मैकेनिज्म्स हैं, राइट, जो भी हम जिसके तहत से ये बनाते हैं, उसमें ये सारी चीजें पहले ही सोची गई हैं। और जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर हमारे जैसे हैं उनके लिए कुछ क्रियाएं रजिस्ट्री ने मैंडेटरी करके रखी हुई कि आप ये करेंगे तभी कार्बन कार्बन क्रेडिट बनेगा। उसमें से एक क्रिया यह है कि हम जब भी ये काम करते हैं तो एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग्स करवानी रहती है हमको। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग में ये रहता है कि हम कुछ किसानों को बुलाना रहता है, और कुछ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर में जो बैंकों में एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर होते हैं, गांव के सरपंच हो गए, कुछ 40-50 किसानों को बुला के वहां पे हमें पूरी कार्बन की खेती का पूरा एक ब्यौरा समझाना रहता है उनको, और उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि हम कल को ये चीज रजिस्ट्री में सबमिट कर पाए कि हम ये काम कर रहे हैं, इसके तहत हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो समुदाय है वो साथ में आ पाता है, वो सोच पाता है कि कार्बन क्या है, कार्बन की खेती कैसे की जा सकती है, और मतलब ये भी समझ में आता है कि ये मतलब कैसे पैसा बन रहा है, कैसे पैसा आ रहा है। और ये हमें ये लगता है कि देखिए आज तक ना इस स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन में हमें कराने में एक ही हमारा मुख्य वो रहता है उद्देश्य, कि आज तक जो भी आदमी प्राकृतिक खेती में काम कर रहा है, जो भी पेड़ पौधे लगा रहा है, जो भी समाज के लिए काम कर रहा है, उसको ऐसा माना जाता है कि वो समाज सेवा कर रहा है, राइट। ये सेवा है खाली, इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये सेवा तो है ही है। सेवा करते समय कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं, जिनके दिल में काफी अच्छा काम करने की अनुभूति है, वही लोग आके ये काम कर सकते हैं और वो इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इस सेवा में थोड़ा मेवा मिला दिया जाए, जो कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हम लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कि ये सिर्फ एक समाज सेवा ना रहे, ये एक सर्विस रहे एनवायरमेंट के लिए, जो किसान कर रहा है या जो लोग कर रहे हैं, और उसके लिए बाकी लोग जो समाज के मतलब जो एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं या एनवायरमेंट का दोहन कर रहे हैं, क्यों ना उसको पेमेंट करें, राइट। इसको एक कमर्शियल साइकिल बनाया जाए ताकि अच्छे काम करने वाले लोग तो करें ही करें, बाकी लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वो भी लोग भी आके उसमें ये काम करने लगे, और इससे पूरा इकोसिस्टम हम वहां पे इस तरीके की अवेयरनेस आपके पूरे इलाके में क्रिएट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों का अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लोग, किसान हो या कोई भी आदमी हो,
वो बुरा काम इसलिए करता है क्योंकि उसे बुरा काम करने के लिए कुछ फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल मोटिव होते हैं कि अगर उसने जल्दी जल्दी पराली में आग लगा दिया तो उसे खर्चा कम हुआ क्लीन करने का खेत, और जल्दी से उसने अगली क्रॉप लगा दी, इससे उसको पैसा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। तो सारे के सारे जो मोटिव हैं उसके पीछे जो है वो पैसा ही है। अगर हम इसको उल्टा इंसेंटिवाइज कर दें कि आपको ये नहीं करने का भी पैसा मिले, अच्छा काम करने का भी पैसा मिले, तो हमारा हमारा ये मानना है कि कितना भी बुरा आदमी हो, अगर उसे अच्छा काम करने का पैसा मिलेगा तो अच्छा काम करना भी चालू कर देगा। तो यही माध्यम को हम पूरे आपके एरिया में आपके किसानों को, आपके जानकारों को ये बात को स्प्रेड करने में, हम एक कहानी की तरफ बताने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम काफी लिमिटेड छोटी टीम है, 40 लोग हैं हमारे पास में फुल टाइम, और 60 लोग जो ग्राउंड पे ट्रेनिंग्स वगैरह का ध्यान देते हैं अपने हमारे पार्टनर्स के, इतने ही लोग हैं। पूरे देश में काम कर रहे हैं, कीनिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, सब जगह अलग देशों में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास में बाकी डायरेक्टली और कुछ तो मतलब देने के लिए है नहीं, लेकिन हम पार्टनर्स को पूरा एक प्रोग्राम में कैसे बांध के रखें, उसके लिए आपको जो भी समर्थन चाहिए हम वो ग्राउंड पे आके आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। धन्यवाद कौशल जी। और बिल्कुल इसको आने वाले समय पर सुमित जी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, ये कार्यक्रम को हम कैसे विस्तारीकरण कर सकते हैं योगाहार के माध्यम से। हो सकता है हम आने वाले दिनों में, कल परसों में, इस विषय पर भी सब लोगों के साथ चर्चा करके इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेते हुए, और साथ में इसमें कुछ दूसरे एंगल को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। कौशल, ये कार्यक्रम हमारा योगाहार का एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, जैसा आपको पहले भी शायद बताया भी होगा। ये वॉलंटरी प्रोग्राम है, ये स्वैच्छिक रूप से है, इसलिए ये सवेरे के टाइम पर होता है, ये ऑफिस टाइम में नहीं होता है। और लेकिन हम इसमें इसकी एक वायबिलिटी को हम सोचते हैं कि इसकी वायबिलिटी बनी रहे, और जिसने भी लोग इसमें जुड़ते हैं स्वैच्छिक रूप से, वो बड़ा पॉजिटिवली इस चीज को आगे ले जाते हुए कोई ऐसी व्यवस्था पर हम बातचीत करेंगे जिससे कि हम सब इसको एक सस्टेन रूप में आगे ले सकें। और अब मैं इसी चीज के लिए अब आगे डॉक्टर दुबे महाराष्ट्र से आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी अपनी प्रश्न और बात कहें। डॉक्टर दुबे। धन्यवाद पवन जी, आज की बहुत अच्छी चर्चा चल रही। हमारे अतिथि टीम से कौशल जी से 2-3 प्रकार की जानकारी मैं चाहूंगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि जैसा 2 ड्रम वाला सिस्टम जो है वो लो कॉस्ट वाला सिस्टम है। कान्हा शांतिवनम, जहाँ पे अभी 2-4 दिन के पहले प्रधानमंत्री जी गए, मैं वहां पे 2 बार गया, और वहां पे वो बायोचार का उनका वर्किंग चालू है। तो 2 ड्रम सिस्टम वाला जो फार्मूला है, उनका कहना है, वहां पे एक साइंटिस्ट है, उनका कहना है कि ये लो कॉस्ट अच्छी सिस्टम है, और जो 5-6 हजार में आराम से बनती है। आपने जो मॉडल बताया है वो 25-30 हजार का है, तो मैं चाहूंगा कि उसको टेक्निकल जो फिजिबिलिटी है और उसके कॉस्ट है, उसके कंपेयर करके उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, ताकि लो कॉस्ट अगर है और वो 2 ड्रम वाला सिस्टम, तो वो और आसानी से अपना प्रोपोगेट कर सकते हैं। दिस इज वन। सेकेंडली, कि ये जो आपने जो कार्बन क्रेडिट वाली बात कही कि अलग अलग बंडों पे अगर कुछ प्लांट्स भी लगाते हैं, तो प्लांट्स लगाने के लिए भी सरकार पैसा देती है कार्बन क्रेडिट के लिए। यह जो है, यह भी कुछ संस्थाओं ने और कुछ एफपीओ ने काम चालू किया है। हमारे पतंजलि से प्रेरणा लेके ओम सेंद्रिय करके एक एफपीओ है, जिसमें 4-5 साल से वो लोग यही काम महाराष्ट्र के 8-10 जिलों में कर रहे हैं। लेकिन उसके बारे में जब हमने सदन में भी चर्चा की थी, तो कुछ लोगों ने कहा था कि उसके बारे में जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस क्या है, या इस तरह के कानून कायदे क्या है, मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसी कई प्रकार की शंकाएं प्रस्तापित की गई थी। तो इसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे, जीआर होंगे, तो वो हमको, हमारे योगाहार टीम को प्रस्तावित करने की मदद करे। और तीसरा बिंदु है महत्व का, कि जो हाई कॉस्ट बोला आपने कि हाई कॉस्ट कार्बन निर्माण करने की, तो जो हाई कास्ट करना है, समझो अपन छोटे किसानों को बड़े किसानों को मिला के एक हाथ जैसी शुगर फैक्ट्री डालते, उसी तरह की अगर एक फैक्ट्री डालना चाहे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएंगी, उसमें इनपुट मटेरियल कितना लगेगा, आउटपुट कितना निकलेगा, और वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का यदि हम बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने ये भी सुना है कि जो बना हुआ कार्बन है, इससे एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनते तो बहुत अच्छा पैसा भी देश को और किसानों को मिल सकता है। तो उस तरह का एक जो अपन
इंडस्ट्री डाल सके, समझो जिला लेवल पे, तालुका लेवल पे, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इसके बारे में आप बताइए। धन्यवाद जी। तो किशोर जी, आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे आपने ये पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ में मैं जो मेरा मानना है और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से आंसर करना। कुछ चीजों में मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कुछ वो नहीं करूंगा, इसमें क्लेम नहीं करूंगा कि मैं पूर्णतः सच बोल रहा हूँ। लेकिन जो पहला सवाल है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। पहला सवाल ये है कि आपका सरकार ने क्या और सरकार से पैसा मिलता है, तो ऐसा नहीं है सर, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। सरकार का कोई रोल नहीं है। ये जो मार्केट है ये सरकार से पैदा नहीं हो रहा है, इसको एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट बोलते हैं, जो कि स्वेच्छा से बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में, जैसे कि नेस्ले, पेप्सिको, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, शॉपिफाई, इनकी जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से इन्होंने खुद के डिक्लेरेशन कर रखे हैं। मतलब खुद से इन्होंने स्वेच्छा से ये डिक्लेयर किया है कि हम 2030 तक इतना % अपना जो एमिशन है उसको सेट ऑफ करने में कहीं और मदद करेंगे, या 2050 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो मतलब कि जितना में ये पॉल्यूशन करेंगे उतना ही पॉल्यूशन पकड़ के मिट्टी में मिलाने में, समुद्र में मिलाने में ये हेल्प करेंगे पैसा देके लोगों को। तो ये सबका स्वेच्छा से लिया गया कदम है और स्वेच्छा से ही पैसा सिस्टम में आ रहा है। तो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई GR की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। रही बात कि सिस्टम कैसे बैठा है, उसके लिए समझने की जरूरत है कि एक इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसमें भारत भी सिग्नेटरी है, भारत ने भी साइन किया है, जिसको IPCC बोलते हैं। ये 1990 के बाद से सारे देशों के साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके आधार पे इसकी पूरी संरचना की गई है, किस तरीके से काम करेगा, कैसे पैसा देंगे, कौन नापेगा, कैसे प्रोजेक्ट डेवलपर कौन कौन सबूतों पे मेथोलॉजीज के हिसाब से ये बनाएंगे और फिर इसको नाप के कैसे पैसा ट्रांसफर होगा, उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये सब IPCC की गाइडलाइंस की मदद से बैठाया जाता है और इसमें भारत सरकार भी सिग्नेटरी है। तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरा बात इसमें यह है कि भारत सरकार ने लिखित तौर पे ये बोला है UN में और बाकी जगह पे डिक्लेरेशंस में भी कि हम एग्रीकल्चर को एटलीस्ट हम अपने NDC ये करके कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो सारे सरकारें आपस में एक दूसरे के ऊपर ये प्रेशर बना रही हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, कैसे हम इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। उसके हिसाब से भारत सरकार ने 2 डिक्लेरेशन करे। पहला डिक्लेरेशन करा कि हम वर्ष 2030 तक 2 से 3 बिलियन टन, यानी कि 200 से 300 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जंगलों में अवशोषित करेंगे एडिशनल, इतना हम ग्रीन कवर बढ़ाएंगे। एक डिक्लेरेशन ये किया भारत सरकार ने। दूसरा किया कि हमारी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, जो भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, 2030 में हम 40% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा या जल, ये जो हाइड्रो पावर होती है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। फॉसिल फ्यूल एनर्जी से 40% एनर्जी हम चेंज कर देंगे। तो भारत सरकार के 2 डिक्लेरेशन है। जब भारत सरकार को पूछा गया कि तीसरा डिक्लेरेशन एग्रीकल्चर में क्या करना है आपने, तो भारत सरकार ने बोला कि हम एग्रीकल्चर में कोई भी NDC नहीं देंगे, यानी कि हमें अपनी लोगों की पोषक और खान पान का ध्यान देना है और हमें गरीब देश हैं, इसलिए अभी हमारे पास संभावनाएं नहीं है कि हम एग्रीकल्चर में कोई NDC डिक्लेयर करें। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है एग्रीकल्चर में। अगर हम किसी बाहर के फंड से लाके भारत के खेती को जैविक प्राकृतिक करना चाहें तो हम पूरी तरीके से इसमें हमारे पास सारे के सारे अभी राइट्स हैं। आराम से भारत सरकार को इसमें कोई क्लेम नहीं करना है। क्लेम हम इसके बना के बेच सकते हैं, जिसका पैसा लाके हम किसानों को लाके उनकी आय वृद्धि में मदद कर सकते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले वाले सवाल का आपको आंसर मैंने ये दे दिया। इसमें लगभग इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि गलत हो। ये पूर्णतः मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ क्लियर है। रही बात अब दूसरी वाली जो बात आपने बोली बायोचार प्रोडक्शन के लिए, तो अगर कॉस्ट में इतना बेनिफिट है और उसके लिए कोई मेथोलॉजी अवेलेबल है बायोचार बनाने के लिए, कार्बन क्रेडिट बनाने के लिए, तो हम जरूर वो ड्रम वाले मेथड को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात एक्सपोर्ट करने के लिए सर, तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो कार्बन होता है वो बायोचार नहीं होता, वो एक्टिवेटेड कार्बन होता है। बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर है। 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर जल के ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो कार्बन बनता है उसे बोलते हैं बायोचार, और जो 1200-1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जाके बनता है उसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कार्बन। उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज जो है बायोचार जैसी संभव है, लेकिन वो जो है जाके कॉस्मेटिक्स में, मतलब क्रीम्स में, दातून में, उन सब में जाके वो इस्तेमाल होता है एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड चारकोल भी बोलते हैं, फिल्टर वगैरह में भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है, सही बोल रहे हैं आप। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम मासिव स्केल में अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला हक जो है बायोमास का वापस आने का वो मिट्टी का है। अभी हमारी मिट्टी जो है 60% मिट्टी जो है पूरे देश में वो 0.4 से नीचे है, मतलब उनका सॉलिड ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.4% से नीचे है।
और ज्यादातर जमीन जो पूरी इंडो गैंगेटिक प्लेन, जिसको हम मानते हैं कि गंगा जी के आसपास की मिट्टी जो है काफी उर्वरक है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें कार्बन जो है हमारा 0.3% से भी नीचे है। अगर आप कंपैरिजन करें तो ब्राजील में 1.2%, 1.5% है। आप नेपाल में जाइए, आपको धान के खेतों में 1.5% कार्बन मिलेगा, जो कि बहुत दूर नहीं है। नेपाल तो बिल्कुल इंडो गैंगेटिक प्लेन से थोड़ा से ऊपर जाइए, आप 300-400 किलोमीटर ऊपर जाने में आपको नेपाल की लाइक तराई एरियाज मिल जाएंगे। वहां पे वो कार्बन आज 1.5% पे है और हम वो 0.3% से नीचे की बात कर रहे हैं। तो हमें अपनी मिट्टी को के लिए ही इस बायोचार का, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमारा ध्येय होना चाहिए कि मिट्टी को किस तरीके से इसको वापस भेजें और मिट्टी में किस तरीके से कार्बन हम बढ़ा पाए। ज्यादा फोकस उसी तरीके रहना चाहिए। एक्टिवेटेड कार्बन एक्सपोर्ट मार्केट है, फिर आप एक्सपोर्ट करते समय भेजेंगे तो इतना फ्यूल जलाएंगे, जब आप जहाज में बेचेंगे तो वो भी एक एटमॉस्फेयर में नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है। तो एक्सपोर्ट मार्केट से होने वाले जिस चीज को एक्सपोर्ट करना है उस पर कार्बन क्रेडिट बना पाना बहुत मुश्किल होता है, पहले भी वैसे भी, ठीक है। तो ज्यादातर फोकस हम इसी तरह की चीजों में रखते हैं। अभी आपकी बात आई कि हम किसी बड़ी किसानों को कलेक्टिव बना के, कोई कोऑपरेटिव बना के उसमें कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं क्या? देखिए, जब हम बायोचार बनाते हैं तो दो चीज पैदा होती है। एक पैदा होता है बायोचार, दूसरा पैदा होता है एनर्जी, जो कि बाहर अभी हम खुले में छोड़ दे रहे हैं जब हम लो टेक में काम कर रहे हैं। अगर हम हाई टेक में बना रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस हाई एनर्जी को भी हम किसी चीज के इस्तेमाल में ले आए। तो अगर जब भी हम ये चीज ध्यान रखें तो ऐसा ध्यान रखें कहीं ऐसे प्लांट में लगाएं जहां पे उनकी कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि किसी डेयरी में लगाएं जिससे कि वो दूध को गर्म कर सकें, है ना, जो पैस्चराइजेशन जिसको बोलते हैं वो प्रक्रिया कर सकें, या फिर जब वो ये एनर्जी से वो अपने किसी और बिजली बना सकें या इस्तेमाल कर सकें। इस तरह ध्यान देना चाहिए कि कुछ धंधा पहले से हो, उसके साथ में बायोचार को जोड़ दिया जाए। सिर्फ बायोचार पहले पैदा किया जाए फिर धंधा जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, उल्टा होगा ये। मतलब पहले धंधा है, वो कोयला जला रहे हैं, कोयले को रिप्लेस कर रहे हैं वो बायोमास से, उससे पैदा होने वाली एनर्जी से, और उससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। किसानों के कोऑपरेटिव में जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल। गन्ने की मिलों में कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर कोई गन्ने की मिलों में काम करने के लिए राजी है इस चीज में तो हम वहां भी कर सकते हैं। बगास से बायोचार बन सकता है, बाय द वे। हाईटेक मशीन लगा के बगास से बायोचार बना के भी जमीन में गन्ने के खेतों में भी डाला जा सकता है। खर्चे की बात रही, इसमें लगभग एक मशीन, यहाँ पे नीतू मैम भी हैं हमारी गुजरात से, जो कि सजीवन ग्रुप की सीईओ हैं, हेड हैं, और ये काफी क्लोजली काम करती हैं गुजरात सरकार के साथ में, गुजरात गवर्नर के साथ में भी। तो इनके साथ में हम एक मशीन का एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। तो हमारी समझ ये है कि अगर हम 25 टन बायोमास पर डे एंट्री और लगभग 5 से 6 टन बायोमास पर डे आउटपुट के मॉडल में जाते हैं तो ये मशीन लगभग 3 से 3.5 करोड़ के आसपास के खर्चे में बैठती है। और अगर हम 50 टन बायोमास और 12 से 15 टन बायोचार प्रोडक्शन की बात करें, इस मशीन की बात करें, तो ये 4 से 4.5 करोड़ के आसपास में बैठती है। तो इतना हमने पता किया है। और नीतू मैम के साथ में मैं कुछ और गैसीफायर्स के साथ में भी अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गोदरेज, और जैसे कि मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं खुद के फैक्ट्री चलाने के लिए, उसमें हम लोग उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बायोचार प्लांट वहां लगा सकते हैं ताकि आसपास के किसान भी लाभान्वित हो जाएं बायोचार के रूप में, और उनको उनके पराली का या क्रॉप रेसिड्यू का भी कुछ कीमत मिल जाए और बायोचार भी मिल जाए, और साथ में फैक्ट्री का भी कोयले का इस्तेमाल कम होता है। तो ऐसा हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी के उसमें पवन जी, अगर थोड़ा समय संभव है तो मैं नीतू मैम को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। बिल्कुल बुलाइए नीतू बेन, आप। जी नमस्ते सबको। जी कौशल भाई, बहुत अच्छा आयोजन किया आपने, और सब बातें सुन के 2-3 जो मुद्दे आ रहे थे कि एक तो कोई भी किसान को कुछ बात समझनी है तो हमारे यहाँ पे हम दोनों संस्थाओं के बीच में एक व्यक्ति ऐसे रखे कि जो उनको जो भी गाइडलाइन चाहिए वो फोन से उनको मिल सके। दूसरा, जो संजू बेन ने अमृत जल का बताया, तो अमृत जल बनाने की विधि किसी को ऑनलाइन समझनी है तो वो भी आपको मार्गदर्शन देंगे। और तीसरा, किसी को भी अगर बायोचार वगैरह यूज करना है, कैसे यूज करना है, कोई अगर फिर से पूछना है तो उसमें भी कभी भी पूछ सकते हैं। और कभी ऐसा बायोचार का कुछ सैंपल्स वगैरह यूज करना हो या किसी को चाहिए तो हम आपको भेज सकते हैं। दूसरा, बीच में सर ने बोला था कि डांग की बात सुनना चाहेंगे, तो ये बताते मुझे यहाँ पे खुशी होगी कि ये जो आइडिया देने से लेके पूरा डांग का बेसलाइन सर्वे करना, फिर उनका क्लस्टर बनाना, पेड़ा में रजिस्टर करना, सीबी के थ्रू ऑडिट कराना, पूरा का पूरा काम सजीवन ग्रुप ने किया है।
उसकी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, काफ़ी सारे फार्मर के समझ में आए ऐसे उसकी भाषा में आच्छादन के या प्राकृतिक खेती के अलग-अलग स्टार्स को लेके काफ़ी सारे वीडियो भी हमने बनाए हैं। तो ये हम आपको ज़रूर भेजेंगे देखने के लिए और यहाँ पे कोई प्रश्न है आपको तो ज़रूर पूछिए। जी नीतू जी, हम एक दिन ना आपको अलग से बुलाएंगे, जिससे कि डांग की कहानी को हम अलग से सुन सकें। और जी, जी, जी। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रक्रिया कैसी रही, कैसा वहाँ का रहा, सरकार का कैसे सहयोग रहा। तो जी। ये चीजें मैंने कुछ सुनी है, लेकिन हमारे सदन के बाकी सदस्यों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैविक ग्राम की बात करते हैं, जैविक जी। तरीके से पूर्ण रूप से सैचुरेशन की जब बात करते हैं, तो जी। वो कहानियां हमें प्रेरणा दे सकती है। तो जी, जी। आपको हम अलग से, मैं आपका नंबर कौशल जी से ले लूंगा और ज़रूर, फिर ज़रूर। आपसे अलग से संपर्क करके हम जरूर करेंगे। तो कौशल, हमारी बहुत अच्छा आज की चर्चा रही है। अभी भी कुछ हैंड रेज्ड है, तो उनको भी मैं, डॉक्टर दुबे आपने फिर से हैंड रेज किया है, आपके कोई प्रश्न, कोई कमेंट है तो आप बताइए। कौशल जी, दो ही बुनियादी बातें थी। एक तो आपने हाईटेक में बोला कि 2.5 करोड़ 3.5 करोड़ इसी प्रकार की मशीनें आती है। नागपुर में हमने इंक्वायरी किया और बाकी भी जगह पे, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 16 लाख की मशीन आती है। यानी 16 लाख और करोड़ों की मशीन में बहुत सारा डिफरेंस हो गया। 16 लाख की मशीन आती है और उसमें भी हमारे गजानन जी जिन्होंने सवाल पूछे थे, उन्होंने भी ये इंफॉर्मेशन निकाली है कि 12 से 16 लाख में भी मशीन आती है और जिसके माध्यम से ये बायोचार का प्रोडक्शन किया जा सकता है कोऑपरेटिव बेसिस पे। दिस इज वन इंफॉर्मेशन। और दूसरा, जो आप एक्टिवेटेड चारकोल की बात कर रहे हो, तो एक्टिवेटेड चारकोल के कोऑपरेटिव्स भुसावल या जलगांव डिस्ट्रिक्ट में डाले गए हैं। अब अगर ये अलग अलग जगह पे अगर नहीं डाले जाएंगे तो, और हम तो निश्चित रूप से क्या होगा कि किसानों को जो दो पैसा मिलने के जो चांसेस है वो, और फिर बड़ी कंपनियां डाल देंगे और फार्मर्स उससे वंचित रह जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जैसा जलगांव भुसावल के एरिया में एक्टिवेटेड चारकोल की कंपनी डाली गई है, तो उसी तरह की कंपनियां डालने के लिए क्या फिजिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या नहीं है, इसके बारे में भी यदि आप हमको जानकारी दे सके तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर दुबे, 12 से 16 लाख की जो मशीन बनेगी वो हाईटेक नहीं है, वो लोटेक है। हाईटेक किसे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाईटेक वो मशीन है जैसे हम जब बर्न कर रहे हैं, राइट, तो जब हम लकड़ी जलाते हैं या बायोमास जलाते हैं तो थोड़ी मीथेन निकलती है। उस मीथेन और कुछ फ्लू गैसेज और भी होती हैं साथ में। तो हाईटेक मशीन उसे बोलते हैं जो उस मीथेन को कलेक्ट कर पाए और दोबारा रिएक्टर में रिसर्कुलेट कर पाए, ताकि एटमॉस्फेयर में कुछ भी एमिशन ना हो बाहर। उसे हाईटेक बोलते हैं। और हाईटेक मशीन के लिए एक रिएक्टर चाहिए। रिएक्टर काफी महंगे बनते हैं सर। तो ये जो 16 लाख की मशीन बोल रहे हैं वो है लोटेक ही, मतलब उनको थोड़ा सा उन्होंने एडवांस कर दिया होगा, उसको मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन वो हाईटेक मशीन नहीं है। हाईटेक मशीन जो ये 3.5 करोड़ 4.5 करोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की कीमत है, इसलिए 3.5 4.5 करोड़ है। अब अगर किसी यूएस में या यूके में लोगों को पूछेंगे कि हाईटेक रिएक्टर्स बायोचार बनाने के लिए कितने के पड़ेंगे, तो वो $2 मिलियन या जो कि 16 करोड़ रुपए होता है, उससे नीचे की कोटेशन ही नहीं मिल रही है। ठीक है। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर हम किसी भी मशीन से बायोचार नहीं बना सकते, अगर हम हाईटेक में जा रहे हैं तो कुछ सर्टिफिकेशंस हैं ईबीसी के, यूरोपियन बायोचार काउंसिल, क्योंकि खरीदेगा कौन? बायोचार क्रेडिट खरीदने वाला इंसान हिंदुस्तान में नहीं बैठा है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी $70-80 एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं खर्चा करने वाली है। तो ये संभावनाएं नहीं है यहाँ पे। ये जो बायर हैं ये बैठे हैं यूएस में, यूरोप में। यूएस यूरोप में बैठे हैं, यानी कि कौन कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, शॉपिफाई है, ऐसी कंपनीज बैठी हैं। इनके जो ईएसजी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस के जो लोग बैठे हैं, वो लोग इवेलुएट करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को। और उनको इवेलुएट करने के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि यूरोपियन बायोचार काउंसिल का सर्टिफिकेशन होता है मशीन के लिए, या प्यूरो करके एक सिंगापुर की रजिस्ट्री है जो कि अमेरिका में लिस्टेड है, उनका एक सर्टिफिकेशन होता है। उन सब मशीनों के सर्टिफिकेशन के साथ में रहती है। दूसरा, काफी सारे चाइना के कॉपी मशीन्स भी लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, और जो कि थोड़ा मतलब कम खर्चे में या जैसे भी वो बेच रहे हैं, सेफ्टी का ऊपर ध्यान नहीं देते हुए बेच रहे हैं। लेकिन ये मशीनें बहुत खतरनाक हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मशीन पूरा एक इंडस्ट्रियल यूनिट है। एक एक्सीडेंट हो चुका है। ये एक्चुअली रबर टायर्स, और जो पुराने रबर दिखते थे आपको, पहले टायर पड़े रहते थे, अभी वो रबर टायर गायब हो गए, क्योंकि लोग उन रबर टायर्स को ऐसी मशीनों में बना के डीजल बना रहे हैं, और उस डीजल से को बेच के प्लास्टिक को एनर्जी में कन्वर्ट करने की पूरे अभियान चल रहे हैं पूरे देश में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए। तो इसमें एक केस हुआ है गुजरात में, जिसमें उन्होंने एक मशीन ली और दिवाली के टाइम पे उस मशीन की पूजा करने जा रहे थे,
तो सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक वहां पे उसमें एक प्रेशर का यूनिट का अलार्म बजा और जो काम करने वाला था उसने उसका गेट ओपन कर दिया, और गेट ओपन कर दिया, अंदर था बायोचार बहुत सारा बना हुआ, लेकिन गर्म कंडीशन में, और जैसे ही बाहर की ऑक्सीजन लगी उसमें, और पूरी फ्लेम के साथ में पूरी फैमिली को जला के खाक कर दिया 2 सेकंड में। तो इस तरीके के हजार्ड्स भी हैं हाईटेक मशीन्स में। मतलब काफी टेक्नोलॉजी का काफी सारा इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे फुल प्रूफ सेफ बनाने के लिए। तो जो 15-16 लाख में हाईटेक मशीन तो पहले संभव ही नहीं है। अगर कोई बना के बेच भी रहा है किसी तरीके से, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्की बेट है जिसको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हम ये मशीनें बात कर रहे हैं आज 3.5-4 करोड़ रुपए की, इनमें भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट ऐसे हैं जो कि हमें देखने पड़ रहे हैं, समझने पड़ रहे हैं कि नहीं, वो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो और महंगे ही हैं। वही सारे जो पैरामीटर सेफ्टी के कंसर्न लगने वाले हैं काफी कॉस्टली लाइक ऑटोमेशन मशीन्स हैं, ताकि ऐसे कोई इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं हो। तो मैं बस इस पे आपका सेकंड क्वेश्चन मैं शायद से मिस कर गया हूं, आप दोबारा एक बार याद दिलाएंगे? जी कौशल, मेरी समझ में ये चीज आई है कि अभी क्योंकि प्रारंभिक अवस्था जब भी होती है तो हमें छोटे से शुरुआत करनी है। जब उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपके संख्या बढ़ गई, आपके बायोमास के कैलकुलेशंस आपकी क्लियर हो गई, तब जा करके हम हाईटेक की बात कर सकते हैं। एकदम से हम 10वें पायदान पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें छोटी शुरुआत करनी है। डॉक्टर दुबे, अगर मेरा इसमें कमेंट ये है कि हम छोटी छोटी शुरुआत करें, छोटे छोटे उसको हम उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उसमें से आपका जो भी रिटर्न है वो भी निकल के जब वापस आता है, और बहुत सारे किसान जब जुड़ेंगे, बहुत सारे छोटे किसान जब जुड़ेंगे, तब जा करके आप इंडस्ट्री बनाने की, बैठाने की बात की जा सकती है। ऐसा मेरा मानना है। इसमें सर एक एक्टिवेटेड कार्बन का जो क्वेश्चन था आपका, देखिए इंडस्ट्री तो बैठेंगी, वो एक्टिवेटेड कार्बन पे भी बनेंगी, बट क्योंकि हम लोग सिर्फ मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग कार्बन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस बायोचार की तरफ इसीलिए है। एक्टिवेटेड, ऑफ कोर्स आप जो बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ जाएंगी, उससे बेहतर है कि आप लोग खुद से किसान भी बनाने लगे। व्यापार की तरह से देखा जाए तो आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। और जो बड़ी मशीन है उसको लगाने से पहले आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप पूरे साल भर के लिए 50 टन बायोमास प्रतिदिन का भी जुगाड़ भी हो जाए वहां पे, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो वो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कि 50 टन अगर आपको नहीं आया, आपने इतनी महंगी मशीन लगा दी, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसमें ही पूरा बिजनेस जो है वो डूब जाएगा। तो हमें पूरे साल भर के लिए 50 टन डेली, और अगले 4-5 साल तो मशीन चलानी पड़ेगी, तभी उसके खर्चे निकलेंगे पूरे। तो ये सब कुछ हमें पहले इसका आयोजन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस तरीके की मशीन पे बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जी धन्यवाद कौशल। और कोई किसी के अगर कोई प्रश्न है, कोई हैंड रेज करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें और अपनी बात कहें, नहीं तो आज की हमारी वार्ता बड़ी सार्थक रही है। बहुत सुंदर वार्ता, एक कॉन्फ्रेंस के रूप में आज हमने चर्चा की, और मुझे लगता है कि हम योगाहार में रोज ये हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस। कई राज्यों के किसान जुड़ते हैं, उनके साथ एक एक्सपर्ट आते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से हम आगे जुड़ते हुए आगे निरंतर काम करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक हैंड रेज्ड है प्रणाली जी का, आपको अपनी बात कहनी है। प्रणाली मराठे जी, कृपया करके अपनी बात करिए। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से प्रणाली बोल रही हूँ। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि हमारे यहाँ ना वो गोबर होता है, वो एक खड्डे में जमा किया जाता है गैस आदि बनाकर। तो ये जो गोबर होता है इसमें हम जो कोयला है ना, चूल में जलाते हैं, वो कोयला उस गड्ढे में डाल सकते हैं क्या? उसका परिणाम अच्छा मिलेगा क्या खत के लिए, खेती के लिए? प्रणाली जी, उसका परिणाम खेती में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसका कार्बन नहीं बन सकता क्योंकि वो पहले से ही कोयला है जो कि धरती माँ ने खुद से ही दबा लिया था कार्बन। राइट, पूरा बायोचार का कंसेप्ट कैसे समझ में पैदा हुआ है, ये इसी जिस तरीके से पृथ्वी ने कोयला बनाया है उसी तरीके से हम उसको आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले पुराने जमानों में जब रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे तो उनमें आग लगा करती थी, तो जो उसकी धुंध से ना एक एनवेलप बन जाता था जो कि ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देता था, और उसकी उस आग में जो पेड़ जलते थे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उसी से कोयला बना है। और वही कोयला कालांतर में दब गया मिट्टी के नीचे, जो कि आज हम खोद के ले आए हैं बाहर। तो जो दब चुका है कार्बन वो एटमॉस्फेयर से नहीं निकल के आया था। जो भी कार्बन आप बना रहे हैं, जो भी कार्बन क्रेडिट, उन्हीं चीजों के लिए बनेगा जो कि आप एटमॉस्फेरिक कार्बन को बंद कर रहे हैं। जो कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ कार्बन है, वो उसको आप लाके अगर आपने खेत में मिलाया, हो सकता है कि उससे आपके खेत की उपज बढ़ जाए। उसका मुझे
उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। और वो आप जो बोल रहे हैं कि आप गोबर में मिला के कर रहे हैं, 100% उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि वो भी कोयला ही है और बहुत सारे कार्बन फॉर्म्स को सपोर्ट करेगा, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करेगा। लेकिन उसका कार्बन क्रेडिट के मैकेनिज्म में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस कि वो कोयला ऐसी लकड़ी से बना है जो कि एटमॉस्फेरिक कार्बन को लॉक करके की गई। हर लकड़ी ऐसी बनती है एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इस बात का ध्यान देना, थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, बाकी दोनों बायोचार और कोयले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद। और किसी के कोई प्रश्न और कमेंट्स हो तो आप हैंड रेज करें, नहीं तो आज की हमारी वार्ता बहुत सार्थक रही है और एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, एक बेस अंडरस्टैंडिंग बनी है। और इसके ऊपर हमारे जो किसान हैं वो चर्चा करके, इसके बारे में विचार विमर्श करके शायद इसको कॉन्क्रीट एक्शन कौन ले सकता है उसके ऊपर जब वो बातचीत करेंगे, तो शायद फिर एक और हम सत्र इस तरह से रखते हुए और कॉन्क्रीट तरीके से आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग राज्यों में, उनके साथ संपर्क करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि यही तरीका है। और आपके हिसाब से अगर कोई और तरीके हम कनेक्ट करने के हो सकते हैं, मुझे लगता है पहले हम अपना फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करें कि कौन किसान कितने संख्या में कितनी कर रहे, कितने उसमें वायबल हो सकते हैं। एक बार वो एक वायबिलिटी की एक मिनिमम संख्या निकल के आ जाती है, तो फिर उन किसानों के साथ शायद आप गोष्ठी जिले लेवल पर, जिले स्तर पर या जो भी स्तर है, ब्लॉक लेवल पर एक बार ऐसा किया जाए तो फिर कई सारे और किसान जो कि आज नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी इसके बारे में और विस्तृत जानकारी और फायदा मतलब एक समझ बन सकती है। मुझे तो यही लगता है। आपके अगर कोई कमेंट हो तो आप भी इसमें बताइएगा। जी कौशल। जी सर, बिल्कुल सर। हम लोग जो भी अब हमें अवगत कराते रहे सर, जितने बार भी आप बोलेंगे हम उतने बार आपके पास यहाँ पे इस माध्यम से किसानों के संग संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी तरीके से हम अगर साथ में काम कर पाए आगे बढ़ते हैं और पूरे अपने फार्मर इकोसिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं इस माध्यम से, तो बिल्कुल हम लोग हाजिर रहेंगे जैसे जब भी आप हमें बुलाएं सर इसमें। और बहुत बहुत धन्यवाद आज ये मंच हमें प्रदान करने का, काफी अच्छा अनुभव रहा हमारा। जी धन्यवाद कौशल। और अभी हमारी वर्ल्ड सॉइल डे अभी 5 तारीख को होने वाला है और परसों इंटरनेशनल सॉइल डे है। उस दिन मिट्टी के ऊपर बातचीत होती है। उस दिन अगले दिन हमारे एक साथी जो हमारा साउथ एशियन एक फोरम है, उसमें उनके साथ उनकी फिल्म उनकी मिट्टी के ऊपर उन्होंने कैसे किया, और हम हमारा अपना सॉइल कंपोजिट सॉइल हेल्थ असेसमेंट मेथडोलॉजी, वो जो तरीके हैं जिससे कि मिट्टी को हम स्वयं किसान स्वयं उसकी हेल्थ का असेसमेंट कर सकता है, उसका एक प्रेजेंटेशन होने वाला है। मैं आपको भी लिंक भेज दूंगा, आप भी उसके साथ जुड़िएगा क्योंकि उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज के और उसमें प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। तो आने वाले समय पर हम उनके साथ भी मिलके कार्बन क्रेडिट्स और ये जो कार्य है इसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से अभी कॉप 28 जो अभी हुआ है यूएई में, और उसमें भी भारत ने कहा है कि हम कार्बन के उसमें हम आगे तक पहुंच गए हैं, आगे हमारी प्रोग्रेस हुई है और उसमें भी कुछ समर्थन मिला हुआ है। और शायद अगला कॉप का जो आयोजन है वो शायद भारतवर्ष में आयोजित होने की संभावनाएं की जा रही हैं। तो ये कार्बन के ऊपर जो हमने अभी तक के मंथन चिंतन किया है, इसको पूरी दुनिया इसको कृषि क्षेत्र का आज हमारा मंथन रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी जो कार्बन उत्सर्जन की जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए हैं पूरे दुनिया को, और इस विषय पर भी हमने पूर्व में चर्चा की थी। डॉक्टर चेतन सोलंकी जी आए थे, वो सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। वो भी क्लाइमेट क्लॉक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि अगर हमने इस कार्बन को कंट्रोल नहीं किया तो 2030 तक के हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इरिवर्सिबल होगा अगले 400 साल तक के, चाहे हम कुछ भी कर दें उसके बाद। तो हमें बड़ा गहनता पूर्वक जो हमारे सामने संकट आ रहा है इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। पहले अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक्शन में परिवर्तित होना है, और एक्शन के जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उसको हम विस्तार प्रचार और शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की बहुत सुंदर वार्ता के लिए कौशल और आपके साथ टीम और आपके साथ जुड़े हुए डॉक्टर संजू, नीतू जी और बाकी आपके टीम मेंबर, सबका बहुत आभार है। और अब इस चीज को आगे लेते हुए मैं रंजना जी से अनुरोध करूंगा कि वो
आज क्या वो थैंक्स कहते हुए आगे कार्यक्रम का भी आप जी। समापन करेंगे। जी धन्यवाद सर, और योगाहार मंच को भी सादर प्रणाम। आज की कक्षा हमारी बहुत सुंदर रही। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी भोपाल से उन्होंने क्लास ली, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कौशल बिष्ट जी, जिन्होंने आज हमें धरती का कार्बन कैसे बढ़ा जा सकता है और बायोचार, और वो वराह संस्था से जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत सुंदर हमें मार्गदर्शन दिया। उनकी पूरी टीम के साथ उनके साथ जुड़े थे आदरणीय नरेंद्र चौधरी जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय राणा जी, आदरणीय डॉक्टर संजीवनी जी, आदरणीय नीतू जी। और नीतू जी डांग जिले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने डांग जिले के बारे में जानकारी लेनी है उनसे, तो हम उनसे अलग एक सेशन रखेंगे। और डॉक्टर संजीवनी जी ने आज बहुत सुंदर, उन्होंने भी अमृत जल कैसे बनाए उनका भी हमें मार्गदर्शन लेना है। और वैसे कौशल जी ने बहुत सुंदर आज कार्बन के बारे में जानकारी दी पूरे सदन को, और जरूर हम सब अवश्य उसका लाभ लेंगे और कुछ न कुछ हम सब में परिवर्तन लाएंगे। ऐसी एक आशा, प्रेरणा और बहुत ही प्रेरणा स्रोत आज का इनका कार्यक्रम रहा। आपका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। और हो सके तो ये कार्यक्रम हम कल भी रख सकते हैं, अगर आप सब पूरी टीम के साथ आ सकते हैं तो फिर भी कल भी एक चर्चा हो जाएगी। और ऐसी कामना करती हूँ और सबका आभार व्यक्त करती हूँ। सबने बहुत सुंदर सवाल भी किए, सबका मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। और भी कोई सवाल रहेंगे तो फिर आदरणीय कौशल जी से रिक्वेस्ट करेंगे और फिर वो इस योगाहार मंच पर फिर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आ सकते हैं। ऐसी कामना करते हुए सबका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि समय एक हमारे सीमा के पार चल रहा है। 8:30 बजे ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो मैं आदरणीय श्री हमारे साथ सुबह 5:30 बजे से जुड़े हुए हैं आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अनूप सिंह जी, आदरणीय बेनेक्स प्रोजेक्ट से जुड़े, और आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बनी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी, डॉक्टर संजू शर्मा जी आज के हमारे साथ जुड़े हुए थे, आदरणीय कल्पना कोटले जी, आदरणीय कौशल बिष्ट जी हमारे मुख्य अतिथि, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र चौधरी जी, आदरणीय नीतू पटेल जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रणाली मराठे, आदरणीय राजश्री पुष्पा, आदरणीय रमेश चंद्र मीरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय संतोष तिवारी जी, आदरणीय सविता येड़ने जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय बहन वैशाली जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से हमारे भाई और भी हमारे अन्य साथीगण लेफ्ट हुए, उन सभी का भी